चलो चुप हो जाओ। देखो पढ़ाने से पहले आज जो स्टार्ट होगा ना, सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से, क्योंकि आज मैं डाटा बोर्ड पर भी लिखना स्टार्ट करूँगा और समझ डेवलप होगी और गहरे वाली। हो सकता है जो तुमने आज तक ना पढ़ा हो, इसे पढ़ने के बाद तो तुम्हारी मनोवृत्ति पूरी बदल जाने वाली है। ठीक, जो तुम्हारे लिए कंटेंट होगा ना, आज तो तुमने नहीं सुना होगा टुकड़ों में सुना होगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा ना पूरा, जो मैं यहाँ साइड में पढ़ाऊंगा बोर्ड पर, वो सिर्फ यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन होगा। अगर कोई बच्चा एमए इकोनॉमिक्स तक करना चाहता हो ना, उसकी लास्ट ईयर में जाकर सबसे लास्ट ईयर में जो लिखेगा वो सब, उससे पहले कुछ भी कोई भी किताब पढ़ोगे ना, इसके बाद कहीं भी इकोनॉमिक्स की, तुम आनंद आने वाला, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी में हमेशा चीज़ों का एप्लीकेशन पूछा जा, उसका यूज़ कहाँ होगा। वो ये नहीं पूछता ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाई, इसके पीछे कौन सा साइंस छिपा हुआ, उस साइंस का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आती है यूपीएससी का सिलेबस। अब मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ सबसे लास्ट का, क्योंकि जो आज जहाँ मैं डिस्कस करूँगा ना, मेंस के टॉपिक का डिस्कस करूँगा, तो मैं तुम्हें दिखा दूँ जीएस थर्ड में सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है ना, सबसे लास्ट वाली यूनिट में ये लिखा हुआ निवेश मॉडल। और जब निवेश 10वीं यूनिट सबसे लास्ट की आई है, निवेश मॉडल समझ गए ना। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आ जाएगी ना, तो तुम भागना नहीं, उस इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन फोकस लगा लो पूरा का पूरा। समझ में आया बात ये, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आ जाएगी ना, यूँ समझ जाओ पूरा फोकस लगाना हो, पूर्ण फोकस। इन्वेस्टमेंट तक कैसा सवाल है, सवाल में दिखाता हूँ तुम सवाल कैसा है। इन्वेस्टमेंट तक कैसा सवाल आया, लास्ट ईयर क्या सवाल पूछा, कितना मस्त सवाल पूछा देख लो 2021 में। इन्वेस्टमेंट 2020 में 15 में बहुत सवाल पूछे गए इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर क्या सवाल पूछा, 2021 में क्या सवाल पूछा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक गुणवत्ता दिशा निर्देश ने मुख्य बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। विगत 2006 के अनुतन में वे किस प्रकार भिन्न इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। वहाँ तो रखा हुआ था, वहाँ तो लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट, और आपका क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट तो मैच नहीं कर रहा। नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर तुम पढ़ोगे ना, तो भारत के अंदर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट को क्लीन हो जाए। इसका मतलब इन्वायरमेंट पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। ऐसा समझ, इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहते हो तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। यानी वो पक्की बात है, जो क्वेश्चन देगा ना यहाँ, वो जरूर इन्वेस्टमेंट से संबंधित होगा। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो, जिस दूसरी भाषा में कहते हैं निवेश। बिना निवेश के तो कुछ भी नहीं है। आज समझ, अगर तुम देखना चाहते हो, मैंने गरीबी का दुष्चक्र पढ़ाया हूँ मैं, और गरीबी का दुष्चक्र बना, अगर तुम गरीबी के दुष्चक्र को ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, जिसने वो नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा। आज समझ, जिसने वो नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा, वही यूपीएससी का पूरा सिलेबस मौजूद है भाई। मैंने बताया था कि भारत के अंदर है ना, क्या भारत के अंदर उत्पादन कम है, क्योंकि उत्पादन ही कम नहीं है, उत्पादकता भी कम है। प्रोडक्शन तो कम है ही, प्रोडक्टिविटी भी कम, और इतनी कम हो दूसरे देशों से तुलना करी जा, भारत के अंदर प्रोडक्टिविटी लगभग 2000 हेक्टेयर के आसपास है, और वहाँ 7,000 हेक्टेयर के आसपास है। सोच सकते हो कितना अंतर है, इतनी उत्पादकता। हमारा प्रोडक्शन कम, उत्पादन कम, जिसके चलते हमारा क्या है, हमारे यहाँ का राष्ट्रीय आय कम। राष्ट्रीय आय ही कम नहीं है, राष्ट्रीय आय कम होने के बाद जो हमारी प्रति व्यक्ति आय वो भी कम है, और प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद साथ साथ, ये मैं तुम समझा रहा हूँ गरीबी का दुष्चक्र, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय होने के साथ साथ हमारे यहाँ इतनी प्रति व्यक्ति आय का जीवन, जो हमारे रहने का जो जीवन स्तर है ना, जीवन स्तर वो भी बहुत कम है दूसरे देशों से तुलना करा जाए तो। भले हमारा जीडीपी इतना ग्रोथ कर रहा हो, उसके बाद जो प्रति व्यक्ति आय कम, तो हमारे यहाँ ना जो बचत की दर है वो भी कम है। लोग अपने बैंक में बचाने, जो उनके पास सैलरी आती है बैंक में बचा ही नहीं पाते। ऐसे बात, बैंक तक तो पहुंचते नहीं, सैलरी आने से पहले समाप्त हो जाती है घर के कार्य खर्चों में। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई तेजी के साथ इतना बढ़ता चला जा रहा, तो यहाँ जो बचत की दर है ना बहुत कम। जब बचत की दर है ना बहुत कम, तो निवेश की दर भी बहुत कम है। जब बचत नहीं होने की, बैंक में नहीं जानेंगे, और बैंक में नहीं जानेंगे तो बैंक तो लोन लेकर लोग यहाँ पर सड़क में, पुल में फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते, जिसके चलते निवेश की दर भी कम है। निवेश नहीं है हमारे यहाँ से। आज जब निवेश की दर कम है तो पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजी जब तो बनेगी जब निवेश होंगे। अब हमने क्या किया, रोड बनाकर छोड़ दिया, रोड बना के जैसे छोड़ दिया तो निवेश करा हमने पहले। उस पर निवेश करने के बाद रोड हम पैसा नहीं कमाते, टोल टैक्स नहीं वसूलते, ऐसे वजह वसूलते ही नहीं वसूलते, तो फिर पूंजी निर्माण की दर भी कम है, पूंजी निर्माण की दम कर कम, लास्ट में जाकर फिर उत्पादन भी कम है। इस तरह करके हम गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए, फिर सारी चीज़ कम होती चली जा। और हम तुम्हें बताए थे कि अगर तुम ना कभी भी कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर तुम इस गरीबी, जितने विकासशील देश है ना, वे सारे के सारे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए। इस गरीबी दुष्चक्र से अगर वे बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तुम अपनी पूंजी निर्माण की दर को बढ़ानी होगी। अगर पूंजी निर्माण की दर कैसे बढ़ेगी, तुम अपने यहाँ ना अवसंरचना पर ध्यान दोगे। अवसंरचना का मतलब क्या होगा, सड़क, रेलवे, पुल,
ऐसे बंदरगाह, ये सब तुम्हें मजबूत करने होंगे। अपनी आधारभूत संरचना, जिसे हम बुनियादी संरचना कहते हैं, अवसंरचना कहते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। जब तुम इस पर ध्यान नहीं देने के तो इस पर ध्यान कब दोगे? यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे और इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होगा। नंबर फर्स्ट, क्या तो तुम्हारे घर वाले यूज कर लो इन्वेस्टमेंट, या फिर तुम बाहर से लेकर आओ, बाहर के बैंक में जाओ, आओ हम उधार दो, हमारा अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। पूछेंगे क्यों करना इन्वेस्टमेंट? इसलिए करना क्योंकि पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी। पूछे पूंजी निर्माण की दर क्यों बढ़ानी? क्योंकि उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन क्यों बढ़ाना? राष्ट्रीय आय बढ़ानी। राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ानी? प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी। प्रति व्यक्ति आय क्यों बढ़ानी? इसलिए बढ़ानी बचत की दर बढ़ानी। बचत की दर क्यों बढ़ानी? निवेश की दर बढ़ानी। पूंजी सब चीज है होता चला जाएगा। पूछे ऐसा क्यों कर रहे? गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना। पूछे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना क्यों चाह रहे? क्योंकि भारत को जीडीपी ग्रोथ करनी। ऐसा क्यों करना चाह रहे? भारत को एक विकासशील देशों की श्रेणी से हटाकर विकसित देशों की श्रेणी में रखना। ये सुनो, इतना बात बताओ समझ में नहीं? तो मेन चीज क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया कि नहीं है? ये मेन चीज बताओ क्या होगी फिर? क्या बिना निवेश की कुछ हो सकता? जिसके पास पैसा, लोग पूछते हैं भाई कैसा, ऐसे समझ में। जिसके पास नहीं पैसा तो फिर दूर से, जिसके पास नहीं पैसा तो दूर खड़े हो जाओ, फिर देखो तमाशा, ऐसे समझ में। याद आएगी विलासा। ठीक, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है? और अभिलाषा के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक, समझ गया मैं? तो आज हम बात करने जा रहे इन्वेस्टमेंट की। किसकी? यानी निवेश की। और थोड़ा फोकस लगा समझ, पता लग गया निवेश कितना जरूरी। तो निवेश कैसे कर सकते हैं? मुझे पैसे की जरूरत है, तो दो तरीके मुझे पैसे के। नंबर फर्स्ट, मैं आसपास अपने घर में से इकट्ठा कर लूं, या अपने घर के पैसे का उपयोग कर लूं, अपने घर वालों के सामने हाथ पैसा रखूं। यही बात देश की होगी हमारी। अगर तुमने मुझे समझ लिया तो मैंने देश को समझ लिया। अगर तुम कहने लगे मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना, मुझे बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना, ऐसा समझ में 4-5 स्टूडियो तैयार करने मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं अपने घर वालों के सामने हाथ पैसा लूँ, या फिर एक काम करूँ, बाहर जाऊँ गाँव में, ठीक, वोट तुम्हें दूंगा जी पैसे दो, लाओ वोट तुम्हें दूंगा जी पैसे दो बाहर। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा? बाहर वाले की भीतर वाले? घर वाले। यही बात है। तो भारत के अंदर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो। निवेश क्यों करना चाहते हो? क्योंकि गरीबी के दुष्चक्र ब्रेक करना। अब भारत सरकार ऐसा थोड़ा ही बता कि हम गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए कि हमें पैसे की जरूरत है, ऐसे बच। तो भारत सरकार ना तुमसे भी पैसा कमाती है। अभी तुम्हारा पैसा, और तुम्हें जानकारी होनी चाहिए क्यों कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। समझ बात है? यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी नहीं है। मैंने कहा यूपीएससी की जो सिलेबस डिजाइन करने वाले लोग थे ना, बहुत अव्वल लोग थे। मैं उन्हें प्रणाम और सलाम करता हूँ जिन्होंने इसका सिलेबस डिजाइन करा। समझ में आई बात है? जिसके अंदर ईगो घुसा हुआ ना, एक बार उठाकर ना गरीबी को छोड़ दो, यूपीएससी के सिलेबस में डाल दो, फिर ऐसे ऐसे घूम जाएगा गोल गोल, ऐसे समझ में, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। उसे ब्रेक करने का एक ही तरीका, समझ देखो, जो यूपीएससी सिलेबस में जाएगा ना, इस पर जाएगा ये वाला छूट जाएगा, इस पर जाएगा ये वाला छूट जाएगा, इस पर जाएगा ये वाला छूट जाएगा, इतना वहाँ तक पहुँच जाएगा, वाला कमजोर हो जाएगा, ऐसे समझ में। ठीक, और जिस दिन इससे बाहर निकलेगा ना तो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगा, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगा, पूरी दुनिया में। समझ में आया बात ये? और खासकर हिंदी मीडियम वाला का तो बहुत ही स्कोप है। समझ में आया बात ये? ठीक, अगर कुछ भी ना प्राप्त हुआ ना तो तब भी इतना कुछ प्राप्त कर लोगे, ऐसा लगा जीवन में कभी भूख तो मरने वाले हैं नहीं तुम। समझ आई बात है? उसके बाद लास्ट में बैठा बढ़ता है टीचिंग, और जिसमें सबसे ज़्यादा जबरदस्त पैसा, फिर बोलने का अनुभव प्राप्त हो जाए। जब नॉलेज हो तो इंसान खुद ही बोलना स्टार्ट कर दे। कोई किसी इंसान के चुप रहने का क्या कारण हो, इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है। कोई इंसान बोलता चला जा रहा है, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब नॉलेज है। समझ में आया? तुम बोल रहा है मैं मना कर रहा हूँ, आ जाओ, कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई? निवेश। कौन? तो क्या निवेश होना चाहिए? क्या निवेश होना चाहिए? तो निवेश के लिए अब हम देखो, निवेश के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो निवेश की जरूरत है, बेटे निवेश की जरूरत है। अच्छा, निवेश इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी होगी। पूंजी निर्माण की दर कब बढ़ने वाली होगी? जब अवसंरचना सही होगी। अवसंरचना कैसे सही होगी? जब अवसंरचना पर निवेश होगा। तो सारा खेल किसका? तो अब निवेश, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे देश को ना आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। हम भारत सरकार हैं, सरकार कहती है हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमें पैसा चाहिए। तो मेरे से पूछ रहे, बताओ गुरुजी आप बताओ, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, बताओ भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम, और हमें ना निवेश की जरूरत है, जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैंने कह रहे कौन सी पूंजी का इस्तेमाल करो? पूंजी का मतलब कौन से धन का इस्तेमाल करो? नंबर 1 तो घरेलू पूंजी है, और नंबर 2 विदेशी पूंजी है। आप बताओ कौन सी पूंजी का इस्तेमाल करना? नंबर 1 घरेलू पूंजी, घरेलू पूंजी।
अब मैं हिंदी के वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, इंग्लिश के वर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, समझ गई बात। तो घरेलू घरेलू पूंजी मतलब डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी हो, कैपिटल का मतलब पूंजी हो। दूसरे नंबर पर विदेशी पूंजी, विदेशी पूंजी, तो विदेशी पूंजी मतलब फॉरेन कैपिटल, यस और नो, कोई प्रॉब्लम? तो बताओ कि डोमेस्टिक कैपिटल ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारा जो फॉरेन कैपिटल है वो ज़्यादा अच्छा होगा? तो विदेशी पूंजी अच्छी होगी कि घरेलू पूंजी अच्छी होगी? अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाना अच्छा लगा कि दूसरे के सामने हाथ फैलाना अच्छा लगा? अब घरेलू पूंजी के अंतर्गत जब तुम पढ़ोगे ना कि घरेलू पूंजी, भले तुम कहते हो नंबर फर्स्ट देखो, ये तो तुम्हारा सिलेबस है यूपीएससी का सिलेबस है, ये क्या है हमारा, ये सिलेबस है। नंबर फर्स्ट इसके अंदर बैंकिंग, BANKING, इसे बैंकिंग को मैसे भी लिख सको, आए समझ में। इंग्लिश के बाद आजकल इकोनॉमिक्स में ना नए नए टर्म्स आते रहते हैं, उन्हें इंग्लिश से उठा के हिंदी में लिख देते हैं, जब नहीं पता रहता तो कितना भी बड़ा वर्ड हो उसे उठाओ सीधा हिंदी में लिख डाल लो। तो नंबर फर्स्ट घरेलू पूंजी के अंतर्गत क्या आगा? बैंकिंग आगा। जितना भी बैंकिंग सेक्टर आगा ना सारा हम यही पढ़ने वाले, बैंकिंग सेक्टर पूरा तमीज से। RBI क्या है, ये जो PNB है कौन से बैंक, SBI क्या है, फिर HDFC क्या है, कौन सा बैंक है, ये कर क्या रहे हैं, ये लोन प्रोवाइड कराते हैं या कहीं घरेलू पूंजी है? हाँ, भारत सरकार के लिए ना ये निवेश करते हैं। निवेश, ये जो निवेशक है ना, बताओ अगर मैं अंबानी अडानी हूँ तो मुझे बैंक के पास जाना होगा, लोन उठाकर लाऊंगा वहां से, और जो लोन, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये घरेलू पूंजी उपलब्ध कराते हैं बैंक। अगर ये अच्छा काम नहीं करोगे ना तो समझ जाओ घरेलू पूंजी की कमी हो जाएगी। जैसे घरेलू पूंजी की कमी हो जाएगी, कठिनाई पैदा हो जाएगी देश के अंदर निवेश का। इसलिए बैंकिंग, अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना जरूरी। आज इंदिरा गांधी के समय में ना 14 बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तुमने भी सुना होगा पढ़ते हुए, आया समझ। ठीक, उसके बाद अभी आए, क्यों कर दिया गया था राष्ट्रीयकरण? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था ना वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, उसका काम सिर्फ लाभ कमाना था, और जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हो ना उसका काम जन कल्याण करना हो, इसलिए सरकारी बैंक बना दिया था उन्होंने। ये सर नो, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं? तो बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा तो वो क्या क्या उपलब्ध करवाएगा? पूंजी। कौन सी पूंजी? घरेलू पूंजी। क्या हम दूसरे के सामने हाथ पैसाने की जरूरत है? तो जाओ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ आए मेरे पास, सरकार आई मेरे पास, गवर्नमेंट बीजेपी सरकार आई, सर आप एक काम करो, आप बहुत बड़े उद्यमी हो, आप बहुत अच्छी जानकारी, एक काम करो, आपने वाला जो धनौरी वाला पुल है, कलियर वाला पुल है सामने, तो ये आप उसका ठेका दिया था, आप बनाओ उस पुल को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे पूंजी की जरूरत है, जाओ फिर शर्मा जी के पास। शर्मा जी कहाँ बैठते हैं? पंचजली में बैठते हैं। पंचजली में कहाँ बैठते हैं? वो तो बैंक वहाँ PNB का, जो PNB का बैंक उसके अंदर बैठते हैं। देखे गया मैं गया शर्मा जी के पास, वहाँ शर्मा जी नहीं है, शर्मा जी की वाइफ बैठी थी, ऐसे बजे में। अब कोई बैठा हो, शर्मा जी की वाइफ बैठी हो, शर्मा जी बैठे, मुझे क्या लेना, मुझे तो पूंजी से मतलब, अपने को क्या, अपने को तो पूंजी से मतलब। हम गए, हमने कहा मैडम मैं आई कभी गाड़ी भाग यहाँ से, ऐसे बजे में। मैंने कहा ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो समझ में आया, शर्मा जी वाइफ के पास फोन आया, जो अंदर आए थे ना बहुत बड़े साहब से, आया समझ में, तुम्हारे बाप के भी बाप थे, आओ उनके चरण छो साहब। उन्होंने आए, फिर उसके बाद चाय समोसा नाश्ता पानी सब रखा और बैठ कर तमीज से बात हुई। जब बात हुई तो उन्होंने मुझे लोन प्रोवाइड कराया, तब जाकर मैंने स्कूल का निर्माण कराया, आया समझ में। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? तब जाकर मैंने स्कूल का निर्माण कराया। तो बताओ मैंने पुल बनाना नहीं बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पास पैसा मिला। मुझे पैसा कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। बैंकिंग कौन सी पूंजी? घरेलू पूंजी। तो बताओ क्या आप देश के अर्थव्यवस्था के अंदर देश की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं ना बैंकिंग व्यवस्था? तब क्या बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए? बैंकिंग सेक्टर जितना भी मजबूत होगा इतना ही घरेलू पूंजी मजबूत होगा। बाहर से इन्वेस्ट पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर नो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाबा अल्लाह के नाम पे दे रहे, ऐसा नहीं करने का। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर घरेलू पूंजी, दूसरे नंबर पर। ये सर नो। तीसरे नंबर पर तुम्हारे अंदर, यहाँ तुम्हारे घरों में, तुम्हारे देश के अंदर कोने कोने में बहुत सारी कंपनियां लगी हुई। अब देखो कंपनी को डिजाइन करा गया, कितने साइंटिफिक तरीके से करा गया। आए समझ में? कंपनी कुछ नहीं है, कंपनी एक व्यक्ति हो और उस आज तक किसी ने नहीं देखा, उसका सिर्फ नाम चले, सिंबॉलिक। समझ में आया बात? है ठीक। जो काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता ना, अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाए ना तो कंपनी कर डालेगा। आज भी मार्केट में ऐसी कंपनियां, उनका कोई स्थान नहीं है, ना कोई एक फिक्स ठिकाना है, लेकिन उनके नाम से चल रही। समझ में बात है? ना कोई उनका एक बिजनेस है, ना उनका कोई मुख्यालय है। आज भी बहुत सारी कंपनियां, हजारों सैकड़ों कंपनियां काम कर रही मार्केट में, ना उन्होंने किसी ने आज तक देखा। समझ में बात है? एक व्यक्ति की तरह काम करती है, बस एक सिंबॉलिक नाम है उनका।
आज भी मार्केट में ऐसी कंपनियां, और कंपनी का कंसेप्ट जिसने भी बनाया ना बहुत सोच समझ कर बनाया गया। और एमबीए की क्लास में कंपनी है सब, बैंकिंग सेक्टर, ये सब पढ़ाया जा, लेकिन पढ़ाया जा वहाँ थियोरटिकल फॉर्म में। मैं बताऊँ उन सब चीज़ को पढ़ने के बाद वहाँ एप्लीकेशन, क्योंकि मैं एमबीए वालों को पढ़ा सकता हूँ, इतनी मुझे नॉलेज है। आया समझ में? बुक्स लेकर आओ तो मार्केट से लिंक लेकर लेकर उसको पढ़े करो जरा घर बैठ कर, समझ की बात यार। जैसे जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाओगे ना इतना, और एमबीए की फीस भी इतनी सारी देनी पड़े, तो एमबीए वाला ये तो सीखता। तुम तो सोचते होंगे इतना बड़ा पेंटागन मॉल बना दिया गया, इतना बड़ा विशाल मेगा मार्ट बना दिया गया, किसने बनाया? एमबीए वालों ने तो बनाया, उनका दिमाग काम कर रहा है। आया समझ में? और जो बिजनेस करता होगा ना, उसे ना दूसरों के टुकड़े पर पलने की आदत नहीं है, वो तो घर बैठ कर पढ़ सो रहा, सिर्फ अकाउंट घर बैठ कर चेक कर रहा हूँ। और नौकरी की तैयारी करने वाला सिर्फ नौकरी की तैयारी करता चला जाएगा। तो हमारे देश में यही तो कमी, माइंड सेट इस तरह सेट है, वे उद्यमी के रूप में नहीं सोचते। समझ बात है? एक सरकारी नौकरी में ना वे 15-20 साल बिताने की पूरी कोशिश करते हैं, और सुकून कुछ नहीं है। सामाजिक सुकून उसे उन्हें सुकून नहीं जो नौकरी करते रहते हैं, सामाजिक सुकून। अब जी बताओ, जिसका विशाल मेगा मार्ट या बड़े बड़े मॉल होंगे, वे तो उन वहाँ आते भी नहीं होंगे, घर बैठ कर सिर्फ इनकम गिनते होंगे, एक दिन का कितने लाख हुआ। और जो नौकरी वाला होगा वो इतना सारा तैयारी करके जागा, तैयारी करने के बाद ना और 15-20-25-30 साल उसके अंदर बिता देने वाला। तो इतना सारा पढ़ने के बाद ना, तुम इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं, तुम बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लोगे पढ़ने के बाद। ये भी सारा इकोनॉमिक्स में सिखा दूंगा। समझ में आया बात यार? मैंने कहा तो रोजगार में नहीं तुम कभी भी कहीं भी मार खाने का। दूसरे नंबर पर कॉन्सेप्ट है कंपनी का। किसका? कंपनी का। अच्छा, ये कंपनी का फायदा हो? हाँ बेटे, जो कंपनी हो ना, ये कंपनी जो काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता ना, मैंने कहा बहुत सारे लोग एक साथ मिल जा तो वे इस काम को कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे तो लाइन लिखा हुआ, मिल जाते हैं तो उसकी ये भी घरेलू पूंजी उपलब्ध कराते हैं। ये की जो अब बताओ, अंबानी अडानी के पास कंपनी तो उनकी जियो रिलायंस की, क्या बात देश के अंदर योगदान नहीं दे रही? देश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हो। आज समझ। और वे ना सरकार को जब भी जितने पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर देते, पैसे दे देते। कहते नहीं आरोप लगा जा सरकार पर, अंबानी अडानी की सरकार, कहते नहीं। जो आलोचक है सरकार पर आरोप नहीं लगाते, क्या ये तो लगाते हैं अंबानी अडानी की सरकार, तो उनकी कंपनी ना घरेलू पूंजी में निवेश कर सकती है। तो कंपनी कंसेप्ट आगे बढ़ना चाहिए। तो कंपनी का कंसेप्ट कब आया, आज हम यही समझेंगे। अपनी कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं बैंकिंग सेक्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कंपनी वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये बताओ, अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो किसकी जरूरत होगी? और निवेश भी कितने प्रकार का होगा? नंबर फर्स्ट, ठीक। तो घरेलू पूंजी बेहतर कि विदेशी पूंजी बेहतर? आया समझ? वो तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो। बैंकिंग सेक्टर और ये कंपनी वाला होगा। दूसरे नंबर पर चले जाओ, इधर साइड में। इधर साइड में तुमने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा एफडीआई का। एफडीआई सुना? एफडीआई का दूसरे नंबर, पहले नंबर एक हो उधारीकरण। उधारीकरण, बोरोविंग, 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 उधारीकरण। जो मैं नाम इंग्लिश में बोला ना, रट लो से जुबान में, बोरोविंग, 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 उधारीकरण। बाहर जाओ, एशियन बैंक के पास जाओ, जापान बैंक के पास जाओ, पाकिस्तान के पास जाना तो पहले हालत खराब हो। ऐसे समझ। उसके बाद यूरोपियन बैंक के पास जाओ, बाहर जाओ, उधार लेकर आओ, इसे बोलो उधारीकरण। उधारीकरण। उसके बाद दूसरे नंबर पर एफडीआई। एफडीआई नाम सुना एफडीआई का? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जोन आ जाओ, मेरे देश के भीतर आओ, बिहार में कंपनियां लगाओ, इसका मतलब ये हो। ठीक। पहले तुम आ नहीं सकते थे 1991 के पहले। क्यों नहीं आ सकते थे? भारत सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की चुनौतियां थी, बैरियर लगाए थे, लाइसेंस लगाए गए थे। उदारीकरण नहीं आती सरकार उदार नहीं आती, तुम्हारे प्रति उदार रवैया नहीं अपनाया था सरकार ने, पहले कठिनाइयाँ थी। एफडीआई के बाद तुमने यह पॉलिसी कब आई? 1991 में। एक और पॉलिसी, उसका नाम है एफपीआई। एफपीआई 1992 की पॉलिसी। ये भी विदेशी निवेश, ये भी विदेशी निवेशक, ये भी विदेशी निवेशक, ये भी विदेशी निवेश है, ये भी विदेशी निवेशक। लेकिन इनसे बेहतर तो ये हो, क्योंकि कहा जाता गोरों पर कभी विश्वास नहीं करा जा सकता। गोरे पहले भी बेवफा थे, गोरे आज भी बेवफा। आया समझ में? गोरों ने पहले भी धोखा दिया था, गोरे आज भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए गोरों पर कभी विश्वास नहीं करा जा सकता। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आया समझ में? भारतीय लोगों की कथा कहावत हो, ये सुनो क्या हुआ, इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? तो उधारीकरण, एफडीआई, एफपीआई, तो हम इन पर ना परमानेंटली हम विश्वास नहीं कर सकते इस पर।
सबसे बेहतर पूंजी तो ये वाली होगी, बैंकिंग। अबे भाई अपने बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान दो ना, इसलिए बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा तमीज से पढ़ना, बैंक से रिलेटेड। आया समझ में? अपनी कंपनी कंसेप्ट पर ध्यान दो ना। अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होगा पता लग गया ना। ओवरव्यू पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना ऐसा बेटा किसी किताब में नहीं मिलने वाला। मैंने पढ़ाते वक्त पहले बताया तुम्हें, जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा ना वो हमेशा यूपीएससी का लेवल ही टच करता होगा। तो मैं पहले उस गलियों को छान चक्कर काट चुका यूपीएससी के। यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ ऐसा मिलेगा, यहाँ ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा सवाल पूछेगा, इस तरह टच करके होलिस्टिक तरीके तो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे और ऐसा हम करके लिख देंगे। समझ आई बात है? तो बताओ अभी तुम यहाँ तो 10 लाइन लिख दो, इसमें मैंने 2 वर्ड लिखे, तुम 10 लाइन लिख दोगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो किसकी जरूरत होगी? हम निवेश क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा, अवसंरचना को बल देने के लिए। अवसंरचना पर बल देना क्यों चाह रहे? पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जा सके। ऐसा जी तो कह रहा है, घर बैठ के रिवीजन कर ले, पढ़ लो। उसके बाद पूंजी निर्माण की दर क्यों बढ़ाना चाह रहे? ताकि देश के अंदर उत्पादन बढ़ाया जा सके। उत्पादन क्यों बढ़ाना चाह रहे? उत्पादन आय और व्यय की सिक्के के 3 पहलू हो। जितने रुपए का उत्पादन होगा इतने रुपए का आय का सर्जन होगा, ताकि देश के अंदर राष्ट्रीय नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ाना चाह रहे? ताकि प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान देना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय पर क्यों ध्यान दे रहे? ताकि जीवन का रहन सहन का स्तर सुधारा जा सके। ऐसा क्यों कर रहे? ताकि बचत की दर को बढ़ाया जा सके। ऐसा क्यों कर रहे? ऐसा इसलिए कर रहे ताकि देश के अंदर निवेश को बढ़ाया जा सके। परिणाम स्वरूप देश को ना विकासशील अर्थव्यवस्था से निकालकर विकसित देशों की श्रेणी में डाला जा सके। ऐसा वजह, ऐसा क्यों कर रहे? ताकि देश की छवि को सुधारा जा सके। कितनी लाइन निकाल के ले आए? एक शब्द उठाओ, सीधा वहीं पहुंच जाओगे गरीबी के दुष्चक्र पर। आज हमारी समस्या गरीबी के दुष्चक्र पर। और कहा जाता अगर जब कोई देश ने गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला जा तो वहां तक निकलना मुश्किल हो जा। और अधिकांश देश कैसे निकले? ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं, वे ब्रेक करते हैं, कहीं से भी तोड़ सकते हो तुम। कोई देश अपने यहाँ चाइना ने कैसे ब्रेक करा? उसने अपने यहाँ उत्पादन पर ध्यान दिया, केवल उत्पादन पर। आए समझ में? उत्पादन पर इतना ध्यान देता चला, प्रोडक्शन इतना मामला। आज देखो वो धीरे धीरे विकसित देशों की श्रेणी में चला गया। चाइना किस पर ध्यान दिया? उत्पादन पर। और हमारे यहाँ समस्या अलग, हमारे यहाँ कठिनाई है। हमारे यहाँ सड़क ही नहीं बनी, लोग सड़क पे लड़ रहे। आए समझ में? उनके यहाँ सब चीज पहले के बनकर तैयार है, वे प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे। तो सबके यहाँ ने गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के अलग अलग तरीके हो, निर्भर करता वहां की परिस्थितियां कैसी थी। हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी नहीं है। चाइना के अंदर जो धार्मिक लोग कम रहते हैं, और जिस देश के अंदर धार्मिकवाद जन्म लेगा ना, धार्मिक लोग ज्यादा रहेंगे, वो प्रोडक्शन के मामले में कभी हाई हो ही नहीं सकता। यहाँ के मुद्दे ये लगा, यहाँ जो चुनाव अभी हो किस में होंगे? धार्मिक रूप में होंगे। ऐसे समझ लो, विकास के नाम पर कौन वोट दे रहा है? बात समझ में आया? तो इस चीज को तो बताओ, बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना जरूरी। ऐसे समझ लो, कंपनी का कंसेप्ट मजबूत होना जरूरी। उससे क्या होगा? घरेलू पूंजी क्या हो जाएगी? मजबूत। क्या हमें दूसरों के सामने हाथ पैसा फैलाना पड़ेगा? कि बताओ, क्या मैं कभी चाहूंगा मेरे बहन भाई और जो मेरे माँ बाप है वे गरीब हो जा? ऐसा समझ लो, इफेक्ट तो मुझे पड़ेगा ना, मुझे दूसरों के सामने हाथ पैसा फैलाना पड़ेगा, ये मुझे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा क्यों ना मैं अपने घर में थोड़ा सा ध्यान दे लूँ। ऐसे समझ लो, अगर क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैंने पूरे देश को अपना घर में आन लूँ। ऐसे नहीं, वो ऐसे भी सोच हो सकता, वो मेरे लिए ठीक। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई फर्क पड़ रहा है? अच्छा, उसके बाद हम दूसरे नंबर पर विकल्प देंगे। ध्यान लिख सकते हो तुम, खुलकर लिखना। भारत के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश 2 प्रकार का होता है, घरेलू निवेश, पूंजी की जगह निवेश भी कह सकते हैं, घरेलू निवेश, पूंजीगत निवेश। भारत किसी भी देश के लिए सर्वाधिक निवेश, सबसे अच्छा निवेश घरेलू निवेश माना जाता है। ऐसे समझ लो, घरेलू निवेश माना जाता है। इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं, नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 कंपनी। बैंकिंग और कंपनी दोनों देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ऐसी शब्दावली लिखोगे ना, पागल हो जाएगा तुम्हारी शब्दावली देखकर, जिससे गहराई से पता हुआ पूरा का पूरा। समझ में आया बात है? ये तो बताना चाहिए, और क्या बताना चाहिए? ये तो पढ़ाना और क्या करना। यही समस्या, यही सरकार की समस्या, इसका सोल्यूशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? इकोनॉमिक्स को शायरी पढ़ने पढ़ाने का। अब हम पढ़ने वाले क्या? पहले हम कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तुरंत हम एफडीआई पे चले जाएंगे, फिर एफपीआई पे चले जाएंगे। एफपीआई जो आया 1992 में, बहुत खतरनाक है, पोर्टफोलियो निवेशक।
ये बैठे हुए देश के किसी कोने में, इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना कर रख दिया। आया समझ में? पूरी मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट बनने की नजर है, एक मार्केट से पैसा उठाते हैं दूसरी मार्केट में डाल देते हैं। समझ बात है? पूरी इकोनॉमी को इन्होंने हिला कर रख दिया। समझ, इनमें से मैं भी एक हूँ। समझ में आया बात है? जो भी इकोनॉमी मुझे अच्छा ज्यादा दिखाई दिया ना, वो अपने शेयर मार्केट का पैसा उठाकर उसी मार्केट में डाल दूंगा। समझ बात है? ठीक, ये सुनो। उसके बाद हम पता किस पे जाने वाले, उसके बाद हम जाएंगे बैंकिंग सेक्टर पर, उसके बाद जाएंगे उदारीकरण पर। ये पढ़ेंगे, ये हमारा आने वाले टॉपिक होंगे सब। देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, कैसे बढ़ा सकते हो? देश को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो? मैंने कहा देश के अंदर हम आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो। देखो टेक्निकल वर्ड बोल दिया मैंने, ऐसे इकोनॉमिक्स से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, इसका मतलब है जीडीपी बढ़ाना चाहते हो। और जीडीपी का मतलब उत्पादन हो, और उत्पादन कब बढ़ेगा? जब पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। पूंजी निर्माण की दर कब बढ़ेगी? जब उसके अंदर अवसंरचना पर ध्यान दिया। अवसंरचना को ध्यान कब दिया जाएगा? जब निवेश होगा। और निवेश कब होगा? जब घरेलू पूंजी मजबूत होगी। समझे? क्यों नहीं निकालोगे? तुम लिखोगे, बहुत अच्छा लिखोगे। अब मैं कहता हूं आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर कौन कौन से प्रयत्न किए जाने चाहिए, तो तुम कंफ्यूज, इतनी से लाइन देखो कंफ्यूज, तो अभी यहीं से निकाल लूंगा आराम से। यदि हम देश के अंदर आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, देखो उस चक्कर से कैसे सवाल निकालूंगा सारा, मैंने कहा यूपीएससी को टोटल सिलेबस है। यदि हम देश के अंदर आर्थिक समृद्धि अर्थात जीडीपी या उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत के अंदर घरेलू पूंजी अर्थात बैंकिंग सेक्टर और कंपनी का मजबूत होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जब घरेलू पूंजी मजबूत होगी, उससे निवेश होगा। निवेश करने के परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। तत्पश्चात ऐसे लिखेंगे देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। देश में जब जितने रुपए का उत्पादन होगा, इतनी ही आय का सर्जन होगा। इससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, लोगों के रहने के जीवन स्तर में सुधार होगा। परिणाम स्वरूप देश के अंदर बचत की दर बढ़ जाएगी। बढ़ते सबको हाई बना दूंगा। इस प्रकार हम लास्ट में जाकर लिखेंगे, इस प्रकार हम गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आई बात है? और इस प्रकार देश के अंदर अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है या उसको बल मिल सकता है। क्यों नहीं लिखो? कहीं से भी लिखो तो उठागा। डरते हो लिखने से? तुम जो झूठ मूठ सी आहें भर लेते हो, हैरान हूं मैं ऐसा कैसे कर लेते हो। कपड़ों की तरह रोज बदलते हो रिश्ते। समझ में आया? अब तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि कंपनी क्या हो। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा कंपनी। और कंपनी ऐसी वैसी नहीं, शेयर मार्केट में प्रवेश कर जाने वाले हैं। ये सर नो? इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो मैं चाहता हूं इतना भी तुम नोट कर लो। मैं आज ना कोई उड़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल इतना ही नोट कर लो। अब हम बात करने वाले कंपनी होगी। अब देखो कहां लेके चलता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब हम कंपनी की बात करने वाले। सब बच्चे लोग बोर्ड पर देख लो, कंपनी। तो जो कंपनी हो, ये पता क्या हो? इसका जन्म जो कंपनी का होगा, कंपनी का जन्म होगा कानून की प्रक्रिया के तहत ही होगा। और इसका जो मरण होगा, मृत्यु होगी, वो भी कानून की प्रक्रिया के तहत ही होगी। इसे हम कंपनी बोलते हैं। जन्म होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत, मृत्यु होगी कानून प्रक्रिया। सन 2013 से पहले और वर्ष 1951 के पश्चात, सन 2013 से पहले और वर्ष 1951 के पश्चात भारत में जो भी कंपनी लगाया गया, उसका जो नियम 1951 के बाद, ठीक, जो भी कंपनी लगाया गया उसका नियम, उसका जन्म जो हुआ भारत के कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ। उसके कंपनी बाद में लगाओगे, उससे पहले वहाँ पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? यानी भारत के अंदर अगर कंपनी जो कंपनी होगी ना, उसका जो जन्म होगा, क्या होगा? जन्म किसके द्वारा होगा? कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। और मृत्यु भी इसके द्वारा ही होगी। जन्म और मृत्यु दोनों किसके द्वारा होगी? कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होगी। ये सर नो? अब बताओ, हमारे यहाँ ने एक अधिनियम बनाया गया था, संसद के अंदर ना एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे हम कंपनी अधिनियम 1956 बोलते हैं।
कंपनी अधिनियम 1956, वो बोर्ड पर देख लो, कंपनी अधिनियम 1956, क्योंकि 1956 में ना भारत सरकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना उसका समय 1956 से लेकर 1961 तक था। जब वो 1956 में लागू हुई थी ना उसके अंतर्गत ही कहा गया था कि हमने इस योजना के अंतर्गत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, हम औद्योगिकरण को प्रमोट करने वाले, भारत के अंदर ना उद्योग धंधे स्थापित करने वाले, जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के ओपीएम या पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे कहते हैं, यस और नो, दूसरी भाषा में बीएसएनएल, बीएचईएल, आया समझ में, इंडियन ऑयल, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्थापित करी, सरकारी कंपनियां थी, ये सारी की सारी 1956 के समय में स्थापित हुई है। और इनका जो भी कंपनियां लगाई गई होगी, इन कंपनियों का जो जन्म हुआ होगा वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। कंपनी का जो डिजाइन किया गया है ना बहुत साइंटिफिक तरीके से किया गया, जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता और बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाना, अगर पैसा डाल दो तो आराम से कर देंगे। देखो आज भी हम आलोचना करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, कहते हैं मेरे पास आज एक भी रुपया नहीं है और मैं बिजनेस से स्टार्ट करना चाहता हूं, और भारत की जनसंख्या, मेरा जनसंख्या आधी जनसंख्या 140 हम करोड़, 70 करोड़, अगर मुझे आज भी सपोर्ट कर दो ना, एक बार के में एक रुपया डालना मेरी झोली में, आज भी 70 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आया समझ, तो जो मैं अकेला नहीं कर पा रहा था और जनता मेरे साथ मिल जाएगी ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं वो मैं तेजी के साथ कर सकता हूँ। और जनसंख्या क्या महत्व पिछली क्लास से मुझे जिस तरह बताया गया ना, आगे मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सर नो, इतना बात समझ में आया। तो जो काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता वो कौन कर सकता होगा, एक कंपनी कर सकती है, और कंपनी को अकेला व्यक्ति नहीं होता, मैंने कहा बहुत सारे लोग एक जगह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एक छत के नीचे, ऐसा और क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक, और देश की अर्थव्यवस्था में ना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सरकार के लिए घरेलू पूंजी का निर्माण करते हैं, और जब घरेलू पूंजी का निर्माण होगा तभी तो निवेश होगा, ऐसा, और निवेश के बाद क्या होगा तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा चलेगा सर, ये खुद ही इंटरलिंकिंग करनी होगी। समझ में आया बात है, इसलिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। यस और नो, बताओ। तो भारत के अंदर जितना भी कंपनी बनाया हो गया होगा, चाहे कोई कंपनी 1985 में बनाई गई, उसका जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जन्म हुआ होगा नहीं हुआ होगा, कौन से अधिनियम के तहत हुआ होगा, कंपनी अधिनियम 1956। वर्ष 2012 में जो कंपनी बनाई गई होगी उसका भी जो अधिनियम, उसका भी जो जन्म हुआ होगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ होगा। यस और नो, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है। वर्ष 2013 में ऐसा क्या हुआ, फिर वर्ष 2013 में ना हमने इस कंपनी अधिनियम 1956 में ना संशोधन कर दिया इसका, और जैसे ही संशोधन कर दिया तो आया कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, वो इसका ही संशोधित रूप था। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। सबसे पूछूंगा बेटे क्या क्या बताएगा जी, आपने बताया कि कंपनी का कॉन्सेप्ट जैसे भी डिजाइन किया गया बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया, आपका ये कहना। और जो कंपनी का जो हमारे यहाँ ना कंपनी को प्रमोट करने का सिलसिला जारी हुआ वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुआ, जब औद्योगिक नीति, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम औद्योगिक नीति 1956 के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ 1956 में औद्योगिक नीति आई पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा ना, तो क्या किया गया था, औद्योगिकरण को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया पहली बार देश के अंदर। बहुत विजनरी लोग थे, उनका मानना था देश के अंदर ना जो प्राथमिक क्षेत्र उसको कभी तभी बल मिल सकता, प्राथमिक क्षेत्र को तभी मिल सकता जब द्वितीय क्षेत्र को बल मिलने वाला होगा। आया समझ में, क्योंकि मैंने प्राथमिक क्षेत्र के अंदर उपयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण भी द्वितीय क्षेत्र के अंदर ही हो। ट्रैक्टर बताओ, ट्रैक्टर प्राथमिक क्षेत्र में बनेगा, द्वितीय क्षेत्र में बनेगा नहीं, यानी द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र एक दूसरे के पूर्वक एक साथ साथ चलेंगे। यस और नो, तो बताओ इसके अंदर संशोधन हुआ, संशोधन कब हुआ, 2013 में। तो फिर जो अधिनियम बनाया गया उसका नाम था कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2000, आज भी यही चल रहा हमारे यहाँ। यानी 2013 के बाद भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां बनी होगी उन सारी कंपनियों का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उनका पंजीकरण हुआ होगा इस अधिनियम के तहत। ये सुन नो, और मैंने कहा इनका ना जन्म भी इसी अधिनियम के तहत होगा और मृत्यु भी इसी अधिनियम के तहत होगी। अगर कोई कंपनी बंद करने वाली हो ना, इसके अंदर प्रावधान लिखे हुए इस अधिनियम के तहत ही वो कंपनी बंद होगी, और सारे प्रावधान पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ। समझ में आई बात, या जो काम का वो बताया जा रहा, इतना बात बताओ, समझ में नहीं है कोई प्रॉब्लम, किसी को बता सकते हो क्या क्या हुआ, कंपनी क्या हो, कंपनी का कैसे जन्म हो, कब तक कंपनी का विकास हुआ, कब लगनी स्टार्ट हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना, समझ में आई बात, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये सर नो, कंपनी क्या हो, कैसे कंपनी का जो डिजाइन कैसे करा गया, कितने साइंटिफिक लोग होंगे, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है। अब ये बताओ जो चलो हमने मान लो कि हमने कोई कंपनी बना ली, मैं एक कंपनी बना रहा हूँ आज, मान लेते हैं एक कंपनी बनाने चल रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है बेटे XYZ, ये कंपनी बनाई मैंने XYZ, कोई भी कंपनी मान लेते हैं।
किसी भी कंपनी को ना, किसी भी चाहे कोई भी संस्था हो, किसी संस्था को चलाने के लिए ना पक्का कोई ना कोई चलाता होगा। या इंडियन सोनो अल्टीमेट क्लासेस कौन चलाता हूँ? मैं इसका संचालक हूँ। ऐसे हो जाओ, आधे तो यहाँ से अपने आप को संचालक मान के चलो, है ना। तो ये बताओ, तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना उसके ना संचालक मंडल की जरूरत होती है। किसकी? संचालक मंडल की। उस संचालक मंडल का नाम पता क्या होगा? उसका नाम होगा बीओडी। बीओडी, हाँ, ये जो बीओडी होता प्रत्येक कंपनी मिलेगा तुम्हें। भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां मौजूद है ना उसके अंदर पक्का तुम्हें बीओडी मिलेगा। बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हिंदी में संचालक मंडल। प्रत्येक कंपनी के अंदर, भारत के अंदर कोई भी कंपनी, और कोई भी कंपनी होगी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा नहीं, अगर वो 2013 से पहले की तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत उसका पंजीकरण हुआ होगा। अगर 2013 के बाद की तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। ये सुन लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? जरा बताओ, तो प्रत्येक जो कंपनी होती है उस कंपनी का एक संचालक मंडल होगा जो उसे चलाते होंगे, जो लोग जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। इन्होंने संचालक मंडल को कहीं कहीं तो बीओडी कहते हैं, कभी कभी भी कहते हैं कंपनी का सीईओ। मेरा बाप कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आज भी देख लो जो गूगल है ना, गूगल के जो सीईओ आज भारत के रहने वाले, तो वे सीईओ कह रहे हैं। इसका मतलब पक्की बात है, गूगल एक प्रकार की कंपनी, यस और नो? गूगल एक प्रकार की कंपनी, उसका जो जन्म हुआ होगा वो वैश्विक अधिनियमों के तहत हुआ होगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नहीं हुआ होगा, ये भारत का, ऐसे समझ में। उसका जो जन्म हुआ होगा, गूगल भारत की थोड़ी कंपनी थोड़ा ही है, अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की जो उसके अधिनियम के तहत उसका जन्म हुआ होगा उसके तहत उसकी मृत्यु होगी। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया? गूगल प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आया बात? या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, चलो, तो ये बताओ, संचालक मंडल समझ में आएगा? कंपनी के अंदर संचालक मंडल, और कहा जाता है ये कंपनी के अंदर जो संचालक मंडल होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ में बात? ये बात ये निर्भर नहीं करता कि देश का संविधान कैसा, निर्भर करता संविधान को चला कौन रहा, ड्राइवर कौन है देश का। कंपनी में निर्भर नहीं करता कंपनी कैसी है, आए समझ में? कंपनी पर निर्भर नहीं, कंपनी कैसी है, कंपनी के अंदर संचालक मंडल कैसा वो बता देगा, वो देगा प्रॉफिट कमा। ये सर नो? तो बताओ संचालक मंडल किसे कहते हैं? बता दो संचालक मंडल किसे कहते हैं? अलग अलग नाम से जानते हैं ना। अब बताओ कंपनी के मालिक कौन होंगे? नहीं होते, इन्हें सिर्फ सैलरी मिलती है। ये बात तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। ये जो सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इन्हें ये कंपनी के मालिक नहीं होते, इन्हें केवल सैलरी मिलती है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, जुबान पर कठिन तो होनी चाहिए। जो कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो उन्हें केवल एक सैलरी पर रखा जा, मंथली वाइज तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, आ जाओ, तुम भले ही सीईओ, ये कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक? जो बात बताई सारी बता दोगे, लिख भी लोगे, यस और नो? ठीक। अब सवाल है, जो कंपनी है, कंपनी बनाना चाहते हो तुम, तो कंपनी लगाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए तो कंपनी ऐसे तो थोड़े बनाओगे। कंपनी के लिए किसकी जरूरत होगी? पैसे की। अब पैसा कहाँ से लाओगे? आ जाओ, पैसा देखो कहाँ से लाओगे, आए समझो, पैसा देखो कहाँ से लाओगे। कंपनी बनाई तुमने XYZ, सोनू जी तुमने कंपनी बनाई, अकेली कंपनी नहीं आया। एक कंपनी को एक व्यक्ति नहीं बना सकता। जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता ना, कहते हैं एकता में बल हो, बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाओ, आ जाओ। देखो अभी कंपनी चलाना चाहते हो तुम, ये कंपनी बनाई तुमने, भैया जी देखो तुम कंपनी बना रहे हो और हमें नहीं रखने कंपनी में, ऐसे कैसे चलेगा? ये कंपनी बनाई हो तुम, कंपनी का नाम है SPL, सोनू प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? कुछ और लिखो यहाँ नाम, SN सोनू निगम लिमिटेड। निगम मतलब कंपनी हो, एस सोनू निगम लिमिटेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तो SN नाम की कंपनी हमने बनाई, तो इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मालिक होगा क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मालिक होंगे क्या? क्या उनका कंपनी में हिस्सा होगा? कंपनी में हिस्सा कहाँ से होगा? मैनेजर, वे सिर्फ मैनेजमेंट करने वाले होंगे, वे मैनेजर होंगे, सैलरी मिलती हो सिर्फ उन्हें। तुम्हें तो कंपनी के मालिक कहाँ होंगे? हिस्सा कहाँ होगा कंपनी के अंदर उनका? इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा नहीं होगा? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, तो ये कंपनी, इस कंपनी के लिए किसकी जरूरत होगी? पैसे की जरूरत होगी।
अब सवाल है पैसा कहां से आएगा, ये भी तो बताना चाहिए पैसा कहां से आएगा, यस और नो। तो ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये जाएंगे पता क्या, ये इस कंपनी का शेयर लेकर जाएंगे मार्केट में। अब शेयर भी बताते हैं तुम किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, आज समझ। तो ये जो पैसा आएगा ना कंपनी का, ये आएगा पब्लिक के पास तक, आम जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। अब देखो कैसे बनाया जाएगा, आज समझ, आम जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। अब देखो कैसे बनाया जाएगा, इधर देखो ध्यान से। तो पैसा कहां से आएगा, तो पब्लिक के पास से, पब्लिक, ठीक। अब पब्लिक को ये जो कंपनी है ना अपने शेयर जारी करेगी, क्या जारी करेगी, शेयर। जैसे जो इसने अपने 26 शेयर जारी कर दिए, 74 शेयर जारी कर दिए, 50 शेयर जारी कर दिए, इसने अपने बेच दिए, अपना अपना कुछ हिस्सा मार्केट में जारी करेगी, लोग उन शेयर को खरीद देंगे। वे शेयर, एक शेयर कभी 100 रुपये का भी हो, 200 रुपये का भी हो, निर्भर करे कंपनी का ग्रोथ कैसा। आज समझ, एक शेयर की वैल्यू अलग अलग हो, प्रत्येक कंपनी के अंदर अलग अलग होगी एक शेयर की वैल्यू, जो शेयर हो मतलब एक हिस्सा होगा एक प्रकार का, ठीक। तो जो यह कंपनी अपने शेयर जारी कर रही है, शेयर जारी करेगी, और एक तुम सोच रहे होंगे कि पैसे भेज देगी, ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट बना कर देगी, कागजी कार्रवाई हो एक प्रकार की, जो शेयर है ना एक प्रकार की कागजी कार्रवाई हो, लिख कर दे देगी अमुक अमुक नाम का आपने इतने शेयर खरीदे। तो लोग आगे उस सर्टिफिकेट को उठाएंगे, इकट्ठा करके अपने घर में जमा करके रख लेंगे, ये मेरे पास इसके ना 10 शेयर है। ये कंपनी, इस कंपनी ने 100 शेयर जारी कर दिए, कितने शेयर, 100 शेयर, 100 शेयर मतलब 10 शेयर जारी कर दिए, और 10 से ये सर्टिफिकेट मैंने कंपनी बनाई थी, मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। आज समझ में, मेरे पास ही आई मीनू, रातों की नींद छीनू, कहने लगी मुझे ना आपकी कंपनी के शेयर चाहिए। तो मेरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, यह आई और कहने लगी मेरा कितने शेयर चाहिए, कह 5 शेयर चाहिए मुझे, ठीक। इन्होंने 5 शेयर ले लिए। तो यूँ नहीं है, मैंने कहा 5 शेयर, एक शेयर, मैंने कहा एक शेयर ने 500 रुपये का, अरे इतनी महंगी कंपनी, एक शेयर मैंने कहा 500 रुपये का। मैंने कहा कितने शेयर चाहिए, तो उन्होंने 5 शेयर चाहिए। मैंने कहा 5 मुझे 25, मैंने कहा निकाल 2500 रुपये, 2500 रुपये ले मिलेंगे। मैंने इसे पता क्या दिया हाथ में, इसके हाथ में पता क्या दिया, एक कोरा सा कागज, उस पर लिखा हुआ था मीनू रातों की नींदें छीनू, और उसे दिया उठाकर मैंने कहा 5 शेयर दे दिए। इसका ना जिसे मैंने से 5 शेयर दिए अपनी कंपनी, इसका मतलब यह बंदी अब मेरी कंपनी की मालिक बन चुकी, 5% हिस्सा इसका मेरी कंपनी में। जब भी मेरी कंपनी को फायदा होगा, आज समझ, मेरी कंपनी ग्रोथ करती होगी तो पक्की बात है, जब फायदा बेनिफिट होगा, मैं जितना भी बेनिफिट होगा उसमें तो 5% हिस्सा निकाल कर दे दूंगा मैं, यो बेनिफिट हो, यो शेयर हो। कहते हैं मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, यूँ कहते हैं एक काम करो, तुम अकेले नहीं कर सकते, हम अभी साझी कर लो अपने काम में, हमें साझी, वो साझी तो शेयर हो, मैं जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम टेंशन है मेरे साथ शेयर कर लो, हो सकता कम हो जाए, क्यों ना। तो शेयर करना, साझी कर लेना, पार्टनरशिप कर लेना एक प्रकार की, यस और नो। तो तुम क्या सोचते होंगे, इसने इस कंपनी के शेयर खरीद ले, शेयर खरीदने का ये मतलब होगा एक प्रकार की कागजी कार्रवाई है, वह कागजी। अब तो सारा काम ऑनलाइन हो चुका, इतना मतलब एक प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, पहले से ऑफलाइन हुआ करता था, अब तो ऑनलाइन हो चुका, बैठे बैठे एक बटन नहीं दबाया, एक बटन नहीं धरता दबाया, ऐसा मतलब। तो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, ऐसे खरीद के रख लेते हैं। अभी जो शेयर खरीद लेते हैं ना ये शेयर, तो जो बताओ ये कंपनी वाले लोग, इन्होंने तो सिर्फ मीनू रातों की नींद छीनू, इसे क्या दिया है, कोरा कागज दिया, और कितने रुपए ले लिए उसका, 2500 रुपए ले लिए। वो निर्भर करो कंपनी के शेयर का दाम क्या चल रहा है, ऐसा समझो। तो ये बताओ कंपनी वालों ने मीनू को ठग लिया, नहीं ठग लिया, ऐसा समझो। लेकिन नहीं, ठग नहीं लिया, इसका ये मतलब होगा, ऐसा कह सकते हैं मीनू ने उस कंपनी की 5% हिस्से की मालिक बन चुकी। 5 शेयर, 5 जितना भी अगर बेनिफिट होता, आने वाले टाइम पर अगर कंपनी को बेनिफिट होता, इसने सोच समझ कर इसके शेयर खरीदे होंगे। इसे पता है कंपनी भविष्य में ग्रोथ कर सके, और जब ग्रोथ करेगी ना, उसका जो भी लाभ होगा उसका एक हिस्सा मीनू को मिलेगा, और मीनू अमीर बन जाएगी रातों रात, ये सुन लो। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत, ठीक। शेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, क्या शेयर कोई अलग चीज हो, नहीं। शेयर ना, अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, तुम उसकी मालिक बन जाते हो, क्या बन जाते हो, उसके मालिक बन जाते हो, और तुम कंपनी में पैसा लगाते हो, पब्लिक तक। तो बताओ, पता लगा ये जो कंपनी चलती है ये पैसा कहां से कमाती है, पब्लिक से। और पब्लिक के अंदर, पब्लिक में जाएगा अपने क्या जारी करते हैं, शेयर जारी करती है अपने, ये कंपनी अपने शेयर जारी करती है, ऐसा समझ। आ जाओ, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति हो, आओ निवेश करने का सुनहरा मौका, हमारी कंपनी में आओ और निवेश करो, निवेश करने का सुनहरा मौका, हमारी कंपनी में आओ और निवेश करो, इसका दाम लगातार बढ़ जाएगा और ये कंपनी भविष्य में ग्रोथ करेगी। जैसे हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइप में नाम बताता हूँ तो मैं, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त मात्रा में ग्रोथ कर रही है। मैंने उसका ना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ, जब मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ वो जबरदस्त मात्रा में, उसके दाम लगा, तीसरे नंबर की कंपनी जो हमारे यहाँ ग्रोथ कर रखी,
कर रही, तो मुझे तो पूरी जानकारी हो शेयर मार्केट की, तो मैंने ना उसके 20 शेयर खरीद कर अपने पास रख लिए थे। जब 20 शेयर, उसका एक शेयर का दाम 100 रुपये चल रहा था, खरीद कर रख लिए। अगले दिन पता हो क्या, मार्केट में उसका और डिमांड बढ़ गया, तो मेरे शेयर का दाम बढ़ गया। जो मैंने 100 रुपये खरीदा था 3 दिन के अंदर 100 रुपये का, वो मेरा शेयर 100 शेयर वो 120 रुपये का होगा। और 120 रुपये का मैंने 20 शेयर खरीद रखे थे, तुरंत मुझे 6-7 हज़ार रुपये तुरंत फायदा होगा, मैंने तुरंत बेच दिया वहीं के मार्केट में, तुरंत बेच दिया मैंने शेयर। ऐसे समझ, मेरे 2-3 दिन में मुझे 7-8 हज़ार का प्रॉफिट होगा 2-3 दिन के अंदर ही। रातों रात भी अगर तुम ज्यादा पैसे लगाता, मैं उसकी जगह अभी तो मैंने 20 शेयर खरीदे और मैं पैसा ज्यादा लगाता, तो इतना ही ज्यादा, जितना पैसा लगाऊंगा, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा जोखिम लोगे इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। कंपनी को लॉस हुआ तो तुम्हें भी लॉस होगा। आए समझ, इसलिए जो शेयर मार्केट हो ना, शेयर मार्केट हो बहुत रिस्की मार्केट हो, समझ में आई बात है। इसलिए रिस्की बाजार, दूसरी भाषा में सट्टा कहते हैं, सट्टा बाजार। आए समझ, पहले इसका नाम सट्टा बाजार ही था। इतना बात बताओ सब। देखो इस तरह के सवाल पूछो, क्या 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 बताओ। हाँ, 2500 रुपए का मैंने शेयर खरीद के 5 शेयर अपने घर में रख लिए। अब देने की जरूरत नहीं है, आपके जो 2500 रुपए थे ना डूब चुके, ऐसे समझ में, आपके 2500 रुपए थे डूब चुके, ठीक है। आपके कंपनी के शेयर के दाम घट रहे, समझ में आई बात। तो दुआ करो, घर बैठ के प्रार्थना करो, तुम्हारी जिस कंपनी में तुम्हारा पैसा लगा हुआ ना उसके दाम बढ़ जा रहा है, दाम बढ़ जाएंगे ना शेयर के दाम, आपको बेनिफिट होगा। तो बताओ, जो व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता होगा तो उस व्यक्ति को हम पता क्या बोलते हैं, शेयर धारक। मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। जो व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता होगा और अपने पास रख लेता हो सर्टिफिकेट का, उसे शेयर धारक बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे? इंग्लिश में कहते हैं शेयर होल्डर्स। आए समझ में, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? ठीक। मेरी कंपनी का नाम क्या था, SN लिमिटेड। जब SN लिमिटेड कंपनी थी, आया समझ में, मार्केट में मैंने बनाई है और मैंने इसके मार्केट में शेयर जारी कर दिए। लोगों को मानना था कि अच्छा ब्रांड है, SN नाम का अच्छा ब्रांड है। आया समझ में, बहुत साल पहले से चल रहा है, 10-12 साल चलते होंगे और जबरदस्त मात्रा में इसकी ग्रोथ होगी, सबको पता इसके बारे में। इसके दाम लगातार बढ़ेंगे, सबने शेयर अपने घर में खरीद कर रख लिए। इसके शेयर जब खरीद कर रख लिए और जब कंपनी प्रमोट होना स्टार्ट हुआ, SN चारों तरफ छा गया, SN। इतना बात बताओ इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत बताओ? पैसा कहां से आएगा पता लग चुका तुम? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? किसी छात्र को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो बताओ। अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। देखो, ये मेरी कंपनी क्या थी, SN लिमिटेड। SN लिमिटेड कंपनी हमारी, सोनू निगम लिमिटेड कंपनी। अब जो निगम लिमिटेड कंपनी हो गया, इस कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर आया होगा, इसने अपना शेयर जारी कर दिया, ठीक, और डेट फिक्स कर दो, इतने तारीख तक तुम हमारा शेयर खरीद सकते हो और इतने शेयर है, एक शेयर का दाम इतना। आए समझ में, अगर तुम हमारी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम्हें इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। आए समझ में, ये कंपनी भविष्य में इतनी ग्रोथ कर सकती है, सारे आंकड़े जारी करती है, समझ। हजारों कंपनियां काम करती है शेयर मार्केट में, हजारों कंपनियां। इसने अपना शेयर जारी कर दिया, शेयर यहाँ पब्लिक की नजर, ये पढ़े लिखे लोग, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे जो शेयर मार्केट पढ़ रहे, आए समझ में, इनकी पूरी पेनी निगाह पब्लिक, ठीक। पब्लिक ने इसके शेयर खरीद लिए, इस कंपनी के, SN लिमिटेड के। इसने भी तेरा नाम क्या है, मीनू रातों की नींद छीनू वर्णी का, आए समझ में, तेरा नाम क्या था, काजल, तेरे तो आज बजा, काजल, ईसु, सिमरन होगी, ये क्या नाम था, ये इसका लक्ष्मी, इसका चंचल, इसका नाम ईश्वरी देवी, क्या नाम था पता नहीं नाम। उसके बाद इसका सुनीता होगी, ये प्रियंका होगी और निशु होगी। तुमने सब ना, मेरी कंपनी, बात नहीं करने का, इधर देखने का। तो बताओ, अब ये बताओ, अगर SN, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही हूं, अगर बताओ तुमने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, समझ में आया बात है,
तुम्हें मेरी कंपनी में पैसा लगाया, एक तो तुम्हारे से हाथ जोड़कर विनती मेरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें मेरी कंपनी में पैसा लगाया। दूसरी खास बात क्या, अब मेरी कंपनी ग्रोथ करती है, मेरी कंपनी ग्रोथ करती है, मेरी कंपनी को लाभ हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, तो बताओ क्या मेरी मोरल ड्यूटी होगी? नहीं, मेरा नैतिक कर्तव्य होगा नहीं कि जब भी मुझे जो भी लाभ हुआ एक हिस्सा तुम्हें भी तो जाना चाहिए, क्योंकि तुम ही तो वे लोग थे जिन्होंने मेरी कंपनी को प्रमोट किया। अगर तुम ना होते, क्या ऐसे अनलिमिटेड आज अस्तित्व में आ पाते? तो क्या मेरी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए? नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ये बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होगा जिसे हम सीईओ भी कहते हैं, इसकी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि नहीं? ये इस जो शेयर धारक होंगे जिन्होंने पैसा खरीदा, जो शेयर धारक होंगे, शेयर धारक, एक मिनट, किसकी बात कर रहे थे? शेयर धारकों की। तो इन पब्लिक जो शेयर धारक थे, इन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा और उसमें पैसा लगाया, ठीक, शेयर खरीदा, उसमें क्या लगाया? पैसा। बताओ अगर ये कंपनी हमारे पास मौजूद है, ठीक, अगर ये कल ग्रोथ करती होगी मतलब अगर इससे लाभ होता होगा, क्या होता? लाभ हुआ, तो लाभ का एक हिस्सा, लाभ का क्या? एक हिस्सा, जिसे पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड का मतलब वो लाभांश, लाभांश, इस तरह के वर्ड दिखाई देगा तुमको, लाभांश। लाभ का एक हिस्सा क्या इन शेयर धारकों को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? यस और नो? जब शेयर धारकों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया और इसका शेयर खरीद कर अपने पास रख लिया, तो बताओ जो शेयर धारक थे, इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और सारा पैसा जो शेयर था कंपनी का खरीद कर अपने पास रख लिया। रखने के बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर कल कंपनी को लाभ हुआ तो उसका एक हिस्सा क्या, जिसे हम लाभांश कहते हैं, वो इन शेयर धारकों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो सीईओ होगा या जो कंपनी के जो प्रबंधक होंगे, इसकी मोरल ड्यूटी बनती होगी कि इस कंपनी के जो कंपनी का जो लाभ का एक हिस्सा, जिसे हम लाभांश कहते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड डिविडेंड कहते हैं, जो डिविडेंड यानी लाभांश इन शेयर धारकों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। यस और नो? इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब पता क्या होगा? ऐसा होता, ये जो शेयर धारक होंगे ना, ये शेयर धारक इस कंपनी के अंदर पैसा लगाते होंगे और लाभ का एक हिस्सा, जब भी कंपनी को लाभ होगा तो लाभ का एक हिस्सा इन शेयर धारकों के बीच में बांटा जाता। अगर कंपनी को लॉस होगा ना तो इनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। जो शेयर धारक होंगे, ये हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, शेयर धारक, जिसने कंपनी का शेयर खरीद को उसके अंदर पैसा लगाया। ये सब नो? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये शेयर धारक होंगे तो शेयर धारक भी कई प्रकार के होंगे। कुछ शेयर धारक ऐसे होंगे, उन्होंने कंपनी का कम शेयर खरीदा होगा, उसके अंदर कम पैसा लगाया होगा। जो शेयर धारक होंगे, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए, ठीक, मेरी कंपनी थी, ठीक, मीनू, रातों की नींदें छीनू, मीनू ने पता कितना पैसा लगाया? मीनू ने लगाया मेरी कंपनी के अंदर 2% हिस्सा खरीद लिया मैंने, 2% शेयर खरीदा मेरी कंपनी का। वर्णिका, इसने मेरी कंपनी के अंदर लगाया कितना हिस्सा? पता कितना हिस्सा लगाया? कहने लगी आपकी कंपनी ठीक ठाक सी, चलो 3%। आई काजल, ये कह रही बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, कमाल कर दिए हो आप तो, 5%। आइए दूसरे वाली काजल के कहने लगी आपकी तो बड़ी मस्त कंपनी, 10%। मेरी कंपनी का हिस्सा खरीद लिया 100% में इन्होंने। उसके बाद आई ईसू जी, कहने लगी बहुत अच्छी कंपनी बनाए हो, 11%। आई सिमरन भगतन, सिमरन कहते हैं भगतन। तो भगतन आई, तो भगतन कहने लगी, सुनो ध्यान लगाकर, तो भगतन ने कहा कि आपकी तो बहुत अच्छी कंपनी, 15%। आई लक्ष्मी जी, कहने लगी आपका मन नहीं भरा अब तक, ये कह रही 18%। आई दिव्य तनवर शिवानी, कहने लगी 20%। उसके बाद किसी को नहीं, कोई दिक्कत, इतना टाइम भी नहीं है। आई एक बंदी, उसका नाम था ये मामा जी कहने लगी 51%। कितना? मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे ना आपकी कंपनी का 51% हिस्सा खरीदना। तो ये बताओ, इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये बताओ,
जब मुझे कंपनी के अंदर कुछ भी संशोधन करना होगा, कंपनी के अंदर कुछ भी संशोधन करना होगा, तो ये बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया? मामा जी ने। तो मामा जी अच्छे तरीके से डोमिनेट करती होगी नहीं। उसके बाद इसका मतलब मुझे कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना हो, साफ चमक के अंदर, ये बताओ अगर मुझे कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा, तो सबसे ज्यादा भूमिका ना इन मामा जी की होगी। क्योंकि पता क्या, इनके पास ना कंपनी का 51% हिस्सा, ये कंपनी के ना 51% के मालिक, मेरी कंपनी के 51% के मालिक इनका हिस्सा। इनका मतलब इनकी बात मुझे माननी ही होगी। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, समझ में आते। इन अगर ये जो ये कहेंगे ना इस कंपनी के लिए, वो मुझे बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास ना कंपनी का 51% हिस्सा चला गया। ये कंपनी के 51% हिस्से के मालिक। इनके बाद ही नंबर शायद इसका आगा एस को शिवानी जी का, उसके बाद लक्ष्मी जी का, फिर भगतन चली आ गई। ऐसे समझ में। तो भगतन क्या है? भगतन का उसके बाद ये कौन सी, इसके बाद कर्म वाइज चलता जाए। सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी मामा जी। मामा जी के पास 51% हिस्सा चला गया मेरी कंपनी का, और 51% हिस्सा चला गया। ये ना कंपनी की मालिक हो चुकी 50% 1 से ज्यादा। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब यही करने वाला होगा। जब इनकी ना मीटिंग होती है, हर साल मीटिंग होती है, हर साल 1 साल, उस मीटिंग को ना हम AGM कहते हैं। AGM इसका मतलब वो एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग, वार्षिक सामान्य मीटिंग कुछ भी। इस मीटिंग को ऐसे कहते हैं। हर साल मीटिंग होती है, सुन लो। और जितने भी शेयर धारक होंगे ने, मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इधर साइड में मेरी वाइफ बैठी हुई, आया समझ में। उसके बाद मेरे अपनी वाइफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही वो भी, और मैं बैठा हुआ कंपनी का जो सबसे बड़ा मालिक हूँ। समझने की बात है। मालिक ना कहते हुए मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काउंट करोगे, और मैं कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मुझे सैलरी मिलती है। कंपनी के मालिक तुम लोग हो, ये सर नो। जब भी मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बैठते, प्रत्येक कंपनी की बात बता रहा हूँ तुम्हें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बैठते हैं, सामने एक बड़ी सी टेबल होगी, ऊंचे पद पर बैठते हैं, सामने सीट लगी रहती है जैसे तुम बैठे हुए हो, ये सर नो। और ऐसे बैठते हैं। तो ये जो कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने % तुमने मेरी कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा होगा, शेयर खरीदा होगा, इतने ही तुम वोटिंग राइट्स तुम्हारे पास होगा। जो सबसे ज्यादा शेयर खरीदेगा उसके बाद उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स होगा, उसे सबसे पहले पूछा जाएगा। अब बताओ तुम मेरी कंपनी में कितने % हिस्सा खरीदना चाहोगे? कितने % हिस्सा खरीदना चाहोगे? 2%। जो 2% वाले, इनका तो दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। ऐसे मतलब इन्हें तो पूछा जाए ना पूछा गया, इनको वोट भी डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। सबसे कम वोट वैल्यू इनकी होगी। ऐसे मतलब उसके बाद इनका कोई मतलब ही नहीं है। समझने की बात है। ये भी इतना कुछ खास प्रभाव नहीं दिखाने का, इनके वोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। जितना ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे मेरी कंपनी, इतना पैसा लगाओगे। यस और नो? यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी फैसला लेने वाला होगा कंपनी के अंदर, तो ये बताओ अगर वो फैसला लेने वाला होगा, इन शेयर धारकों को पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि कंपनी में तुम्हारा ही तो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, तुम्हारा तो पैसा इन्वेस्ट हुआ। यस और नो? ठीक। उसके बाद अगर कंपनी के अंदर मुझे बड़े बड़े बदलाव करने हो, कुछ भी बदलाव करना हो, तो तुमसे पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा किससे पूछा जाएगा? सबसे ज्यादा उससे पूछा जाएगा। क्या जिसका 5% हिस्सा उसे पूछा जाएगा? पूछा सबको जाएगा, लेकिन इनका वोट को ज्यादा खास प्रभाव नहीं डालने का, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी कम होगी। सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा इनका वोट 11%, ये भी बहुत हो। आए समझ में? ये 15%, ये भी बहुत होगा। 18%, ये भी बहुत, ये 20%। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा इनके बिना तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले नहीं पूछा जाएगा। ये सर नो? तो बताओ किसी कंपनी का अगर 51% हिस्सा खरीद लोगे, क्या वे कंपनी के मालिक बन जाते हैं? हाँ, ये सब कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन ये 2% के मालिक है बस कंपनी है। कंपनी के अंदर जब कंपनी जितने का भी है ना, उसके अंदर 2% के मालिक हैं। जब भी कंपनी का टर्नओवर निकाला जाएगा, उसका नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उसका 2% हिस्सा इसे दे दिया जाएगा मीनू को। जब कंपनी को बेनिफिट होगा ना, इसे वर्णिका को 3% हिस्सा दे दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का। 1 साल के अंदर जितना बेनिफिट हुआ नेट प्रॉफिट का, काजल को 5% हिस्सा दे दिया जाएगा। उसके बाद के को, दूसरी वाली काजल को 10% हिस्सा, जितना ही प्रॉफिट हुआ। आज क्यों? कि शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया था, तो मेरी मोरल ड्यूटी एक हिस्सा दे देना चाहिए। उस हिस्से को हम लाभांश कहते हैं, लाभांश। तो लाभांश पता लग गया, शेयर धारक पता लग गया किसे कहते हैं, पता लग गया कि कंपनी किस तरह काम करती है। और सबसे ज्यादा महत्व बताओ, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे प्राप्त होगा? सबसे ज्यादा उसगम भगतन, इसे उसगम ईशुदेव को। ये सुन लो, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो क्यों? इन्होंने ज्यादा पैसा लगाया, इसलिए शेयर मार्केट में कहा जाता हायर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा जोखिम इतना ज्यादा लाभ। तो सबसे ज्यादा जोखिम किसने लिया?
अब बताओ, अगर मेरी कंपनी डूब जाती है ना, सबसे पहले रोड पर कौन आता? मामा जी। ऐसे बच मीनू जी का पैसा बच जाता और मणिका जी का पैसा बच जाता, मेरी कंपनी रोड पर आती। लेकिन इन्होंने मुझे दिलचस्पी दिखाई और सबसे ज़्यादा विश्वास दिखाया, इन बाहर के जो बाद के निवेशक आए हैं, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास दिखाया, और जिसके चलते इन्हें जबरदस्त मात्रा में बेनिफिट हुआ। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट होता, बताओ कंपनी का कंसेप्ट समझने में मजा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सारी कंपनी में यही काम होता होगा। अब तुम कोई कंपनी बना भी सकते हो, खोल भी सकते हो, किस तरह पंजीकरण होगा ये भी देख सकते हो। हाँ हाँ यस, कुछ भी। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? तो बताओ 51% हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तुम्हारा क्या मानना? 51% हिस्सा होना चाहिए। देख भी लेना कंपनी का ग्रोथ होगा भी नहीं होगा, हो सकता है तुमने उसका शेयर खरीद कर रख लिया, 51% हिस्से के तुम मालिक हो चुके, कंपनी लॉस में चली गई, तो सोचो तो जहां तुम करोड़पति थे ना, हो सकता है तुम अगले दिन रोडपति बन जाओ। आया समझ में? अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कंपनी का कंसेप्ट समझ में आया? अभी पूछना चाहता हूँ, जरा एक बात बताओ मेरे प्यारे छात्रों, एक बात बताओ कि जो हमारा कंपनी होता है, कंपनी कितने प्रकार का हो? 2 प्रकार का हो। एक प्राइवेट कंपनी हो, एक पब्लिक कंपनी हो। एक प्राइवेट कंपनी हो, एक पब्लिक कंपनी हो। देख लो, कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार। कंपनी 2 प्रकार का होगा हमारा। एक तो होगा पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक। उसके बाद निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, इसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो सार्वजनिक कंपनियां होगी और निजी कंपनी, इनमें अंतर क्या हो? एक तो पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक कंपनी हो, और एक ही होती है निजी कंपनी। दोनों में अंतर क्या हो? तो अंतर तो बहुत सारे हो, लेकिन मैं 2 अंतर को डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मुझे यहाँ अभी इतने की ही जरूरत है। आया समझो? अगर तुम कॉमर्स के बच्चे होते कम से कम 20 अंतर बताता तुम्हें, समझ एक बात है? तो कॉमर्स नहीं, हम यूपीएससी के छात्र, और यूपीएससी के छात्र को सिर्फ एप्लीकेशन पता होना चाहिए, जो मेरी डिमांड है। समझ में आया नहीं बात? कोई प्रॉब्लम कैसे करने की कोशिश करी जा रही? कंपनी कितने प्रकार की हूँ? 2 प्रकार की। कौन कौन सी कंपनी बताइए? सार्वजनिक कंपनी और कितने अंतर है? बहुत सारे अंतर हो, लेकिन हम वो पढ़ने जो यूपीएससी के काम के होंगे हमारे। नंबर फर्स्ट, दोनों में अंतर बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ, और आज की बात याद रखना। पहली बात इसके अंदर, पहली बात, जो सार्वजनिक कंपनी है ना, जब वो अपना शेयर जारी करती है, तो उसका शेयर कर दिया जारी मार्केट में, यहाँ इतने का कंपनी इतने का शेयर जारी कर दिया। आया समझो? इतने का एक शेयर उसका 20 रुपये का, एक शेयर 100 रुपये का, एक शेयर 150 रुपये का, एक शेयर जितना महंगा, तो महंगे महंगे लोग महंगे महंगे शेयर खरीदते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े शेयर। ये सुनो, तो जो सार्वजनिक कंपनी हो ना, उसके जो शेयर होंगे, क्या होंगे? शेयर। इसके शेयर ना कोई भी व्यक्ति खरीद सकता, कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर मौजूद हो या बाहर का भी कोई व्यक्ति हो, भारत के अंदर भी नहीं रहता हो। ठीक, दे आर ओपन टू ऑल। इसके जो शेयर है ना, सभी के लिए खुले रहते हैं। समझिए? दे आर ओपन टू ऑल। इसके जो शेयर होंगे सभी के लिए खुले रहते हैं। ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो सभी बंदों को अपना शेयर जारी कर सकते हो, सार्वजनिक रूप से कोई भी इसके शेयर खरीद सकता है। एक आम आदमी, आया समझो, जो गांव के अंदर भी रहता होगा, अगर इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी, शेयर मार्केट की जानकारी होगी, वो भी इसके शेयर खरीद सकता है। उसे हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। पहला अंतर समझ में आया? लेकिन इसके जो शेयर होते हैं, इसके शेयर निजी स्तर पर जारी होंगे, जिसे चाहेंगे। निजी, प्राइवेट का मतलब क्या हो? आओ तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, हम सिर्फ तुम्हें जोड़ेंगे कंपनी में, आ जाओ, सिर्फ तुम अपनी हिस्सेदारी देंगे, तुम्हें सिर्फ कंपनी में रखेंगे। ऐसी कंपनी ये, इसमें जो शेयर जारी होंगे ना, निजी स्तर पर जारी होंगे। कैसे स्तर पर? निजी स्तर पर क्या जारी होंगे? शेयर जारी होंगे। इतना बताओ बस, इतना बात समझ में आया? यानी कुछ राम राम, इनके अंदर ना जो लोग होंगे, कुछ गिने चुने लोग होंगे। जो प्राइवेट कंपनी होगी ना, इनके अंदर जो लोग होंगे गिने चुने लोग होंगे। इनके अंदर जो लोग होंगे ना, सर्वाधिक मात्रा में लोग होंगे। आया समझ में? क्योंकि पब्लिक के लिए खुला हुआ, दे आर ओपन टू ऑल, यह सभी के लिए, यह है सभी के लिए, सभी के लिए होंगे जो शेयर होंगे। ये शेयर जो होंगे निजी स्तर पर जारी होंगे। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया?
तो जो कंपनी कितने प्रकार की हो, 2 प्रकार की। इसके जो शेयर होंगे सभी के लिए होंगे, कोई भी खरीद सकता हो, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है इसके शेयर। और जिसके शेयर होंगे ना, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतने महीन तरीके तो जिंदगी में कभी शेयर मार्केट नहीं सीखा जा सकता। समझ बात है, ये सबसे छोटा तरीका, सूक्ष्म तरीका, एक वो छात्र भी सीख सकता है जिन्होंने कभी शेयर मार्केट का शेयर भी नहीं सुना नाम, तभी तुम्हें समझाया जा रहा है। तुम जाकर देख भी सकते हो, गूगल पर सर्च करके सारी चीज़ अप्लाई भी कर सकते हो कि कौन सी कंपनी कितने शेयर है, किसे कहते हैं, कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, प्रत्येक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, कैसे में काम करते हैं, कैसे उनकी मीटिंग हो, और कैसे कैसे किसकी हिस्सेदारी हो, जो शेयर धारक होने आया समझ में। ये जिसका जितना ज़्यादा शेयर होगा उसका इतना ज़्यादा वोटिंग राइट्स होगा। एक साल में एक बार मीटिंग होगी, जरूर बुलाया जाता हूँ ना, समझ की बात है। उस मीटिंग को हम AGM बोलते हैं। ऐसे बैठ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सामने बैठ जाते हैं, लोग सामने बैठते हैं, और कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें इनकी अहम भूमिका होगी, जो उसके शेयर होल्डर होंगे, जो उसके शेयर होल्डर होंगे। कंपनियां 2 प्रकार की हो, नंबर 1 सार्वजनिक कंपनी, नंबर 2 निजी कंपनी। जो निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी है, ये UPSC और मेंस के अंदर ना, इसमें तो कोई पेपर नहीं आने वाला, प्री के अंदर आ सकता है। आया समझ, मेंस के अंदर सारा पढ़ने के बाद क्या यूज होगा वो बताऊंगा, साथ साथ जोड़ के चलूंगा, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। समझ गए, इस चीज को पढ़ने के बाद मेंस में क्या यूज होगा। अब देखो ये पढ़ाया मैंने, अब देखो मेंस में कहाँ यूज होगा। मैंने क्यों पढ़ाया था शेयर मार्केट खोल खोल के अंदर, तो कंपनी क्यों पढ़ाई थी, ऐसे पढ़ना। ये सर नो, तो बताओ पब्लिक कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी उसमें क्या अंतर होगा, समझ जाए। इसके जो शेयर होंगे पब्लिक कंपनी के, ये सभी के लिए खुले होंगे। इसके जो शेयर होंगे वे निजी स्तर पर जारी होंगे। दूसरे नंबर पर आ जाओ, यहाँ भी दूसरे नंबर पर आ जाओ, तो यहाँ पहले नंबर जो शेयर जारी होंगे सभी के लिए होंगे, यहाँ जो शेयर जारी होंगे केवल निजी स्तर पर जारी होंगे। ये सर नो, लेकिन इसकी दूसरा अंतर क्या होगा, मैंने कहा सिर्फ 2 अंतर बताऊंगा, अंतर तो मुझे 20 पता इसके अंदर, पढ़ने नहीं आया सब, इतना पढ़ना UPSC के काम का होगा। दूसरा, इसके जो शेयर होते हैं ना, ये शेयर है ना इसके, ये सारे के सारे शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल कौन लिखता है नाम हिंदी में, मुझे पता नहीं क्या होते हैं ट्रांसफरेबल, मतलब समझा दूंगा। इसके जो शेयर है ना ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। रटना नहीं, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ट्रांसफरेबल का मतलब वो, इसके जो शेयर होंगे ना, ये खरीद को तुमने अपने पास रख दिया, शेयर एक प्रकार का मिला, सर्टिफिकेट हो, कागज हो, रख लिया। इसके शेयर ना, जैसे तुमने खरीद लिया, मेरे पास शेयर है, मैंने ये कहने लगी मीनू कहने लगी, मैंने ना जो भैया जी की कंपनी थी वह सोनू प्राइवेट लिमिटेड, उसका मैंने शेयर खरीद कर रख दिया। तो ये जो शेयर होगी ना, इस शेयर को इसे बेच सकती है। वरनी क्या कहने लगी बताओ, तो शेयर अच्छा लग रहा है मुझे दिला। काजल कहने लगी, बता क्या कहने लगी, काजल कहने लगी तेरे बस की नहीं आए ऐसे शेयर रखने, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इधर पकड़ा साइड में। कुछ दिन बाद बोर होगी, तुम तो 2 साल की बच्ची हमें दिखा रही शेयर, ऐसे समझो। इधर ट्रांसफर होते होते सबके पास चले गए, लास्ट में जाए किसी को भी पसंद नहीं आया, बाद में जाए कंपनी बंद होगी मेरी, ऐसे समझो। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक, शेयर किसी बस का तो नहीं है। तो इसके खास बात हो, इसके शेयर ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बेच सकता होगा, इसे बोलो ट्रांसफरेबल। इसके शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे में, खास बात हो उसकी। ऐसे समझ, और जितने में इन्हें खरीदा था ना मैंने तक, इतने में खरीदा, हो सकता है महंगे दाम में बेच दे शेयर को, और शेयर मार्केट में ऐसे दाम चला। मैंने कहा मेरी कंपनी जो मैं शेयर खरीद कर रखता हूँ, वे शेयर कोई भी खरीद सकता। अब ऑनलाइन हो रहा सारा काम, पहले ऑफलाइन होता था। ऐसे समझ, शेयर बाजार लगता था, आज भी लगता है, हाँ शेयर बाजार बॉम्बे में लोग आते हैं और एक दूसरे शेयर खरीदते हैं। वो कह रहे हो सकते हैं भविष्य में से कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। मीनू रातों की नींदें छीनू कहने लगी, मुझे इस कंपनी में इस कंपनी में कि मुझे इस कंपनी में कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कहने लगी इसके बराबर बैठी, कोई बात नहीं मुझे दे, मैं खरीद लेती हूँ। जितने मैंने खरीदना था ना, इसके पैसे सेव हो, कितने रख दिया। हो सकता है अगले दिन ना मेरी कंपनी के दाम बढ़ गए, मेरी कंपनी का डिमांड बढ़ाना स्टार्ट होगा। मेरी इस कंपनी की शेयर अगले वाले दिन, जो जिसने शेयर खरीदा था वो शेयर खरीद कर अपने पास रख लिया था, वो अगले दिन लखपति बन जाएगी, करोड़पति बन सकती है। ये सुन लो, इतना बात बताओ समझ में आया। रात में स्थिति बदल जा, रात में स्थिति बदल जा, इतना जोखिम हो, इतना रिस्की हो शेयर मार्केट, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है। शेयर मार्केट की खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी होगी धीरे धीरे। तो बताओ, जो सार्वजनिक जो पब्लिक कंपनी है उसके जो शेयर है ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर निजी कंपनी है ना, अब ये बताओ, निजी कंपनी का जो शेयर होंगे वे ट्रांसफरेबल नहीं होते, जिसके पास रहा है उसके पास ही रहेगा हिस्सा, बस बताना भी कि नहीं किसके पास है, वो फिक्स रहेगा इसमें। तो ये बताओ, मुझे एक बात बता दो, जब पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में पब्लिक कंपनी ज्यादा फेमस हुआ होगा या निजी कंपनी फेमस हुआ होगा? पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट में काम करता होगा वो पब्लिक कंपनी काम करता है, निजी कंपनी काम करता होगा। ये पूरी दुनिया में कहीं भी पॉपुलर नहीं हुआ, आया समझ में?
पूरी दुनिया में कहीं भी पॉपुलर नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आज भी शेयर मार्केट में ना जितनी भी जो कंपनी है लिस्टेड, ये सारी की सारी सार्वजनिक कंपनियां, ये सारी की सारी पब्लिक कंपनियां, ये सर नो बहुत सारी कंपनियां। जैसे मैंने बता रहा था तुम्हें HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, नाम सुना है? HDFC स्टैंडर्ड लाइफ बाद में बताऊंगा। जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है ना, ये शेयर बाजार में लिस्टेड है। अभी जाकर गूगल सर्च करोगे आराम से 30 से 4थे नंबर पर इसका कारोबार चल रहा है। HDFC है वो भारत की कंपनी, स्टैंडर्ड लाइफ है ना जो, वो यूके की कंपनी, यूके की। और यूके के अंदर एक अर्बेन पड़ा, अर्बेन, और वो भी स्कॉटलैंड के अंदर पड़ा। अर्बेन एक सिटी है, मेरा सपना वहाँ घूमने का, स्कॉटलैंड के अंदर। मैं चाहता हूँ स्कॉटलैंड घूमने जाऊँ, बहुत अच्छी जगह, वहाँ सूरज निकलता ही नहीं, मध्यम सूरज निकलता, बहुत अच्छा मौसम, ऐसा लगा जैसे आज ही सबकी शादी हो रही है उस शहर में। आया समझ में? ये सुनो, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे यहाँ तक? तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर समझ में आया? बता दो। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर हो? कोई भी खरीद सकता हो, तुम्हारी ताई, चाची, आंटी, फूफी सब खरीद सकती होंगी, खाला भी तुम्हारी। समझ नहीं बात यार? बताओ दूसरा अंतर बताओ, क्या बताया गया पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में? क्या ट्रांसफरेबल होती है? अरे तेरे को मेरे हमारी कंपनी के शेयर नहीं पसंद आए तो पड़ोस वाले को देना। अगर इसको नहीं पसंद आई इसको दे सकते हैं क्या? निजी कंपनी में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वो क्योंकि निजी कंपनी, निजी प्राइवेट हाथों में होगा सब। तो पूरी दुनिया में क्या निजी कंपनी फेमस हुआ होगा? तो बताओ शेयर मार्केट के अंदर निजी कंपनी काम करने वाली, पब्लिक कंपनी काम करने वाली? आज पूरी दुनिया में सिर्फ सारी पब्लिक कंपनियां, कोई भी शेयर खरीद सकता है। जैसे मेरे पास किसी कंपनी के 20 शेयर थे, मैंने मार्केट में रखे हुए, कोई ग्राहक आगा, ऑनलाइन आते तो ग्राहक ऑनलाइन आते और शेयर खरीद ले जाते हैं। जो कहते हैं उसको पता लग जाता है ना कि इसके शेयर दाम बढ़ने वाले, अगर दाम बढ़ने वाले तो दाम बढ़ जाते हैं तो पहले खरीद कर रख लो, अगले दिन उससे दाम बढ़ गया तो अगले दिन प्रॉफिट होगा। मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। ये शेयर धारक एक दूसरे को और कुछ काम नहीं है, एक लैपटॉप ले जाते हैं, एक बटन इधर था दबाया, एक बटन इधर था दबाया, इसके शेयर यहाँ तो खरीद ले, अपने अकाउंट बैलेंस से पैसे कट जाते हैं बैठे बैठे वहीं से। जो तुमने शेयर किसी के खरीद कर रखे, किसी के शेयर तुमने खरीद कर रखे, तुम जाओ वहां से जो सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड कर दो, मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर है सबको दिखाई देंगे मार्केट में, इसके पास इतने शेयर है, वो पहले खरीदने लगा। वो कहता है कि कितने खरीदना, कि मैंने 20 रुपए खरीद देते, 20 के खरीदते थे, लो मुझे 30 के दे दो, कोई बात नहीं। अगले दिन कंपनी को बेनिफिट होगा, उसके शेयर 60 के बिक गए तो 30 का और बेनिफिट होगा। फिर तुम पछता रहे, ओहो मैंने क्यों बेच दिया, 2 दिन बाद बेच देता। ऐसा मार्केट हो, इसे तो शेयर मार्केट बोल लो। ये सर नो कुछ समझ में आ रहा शेयर मार्केट का? कुछ ज्यादा नहीं, अभी इतने महान नहीं बने तुम अभी। तो बस मुझे बता दो इन दोनों में कौन सा कंपनी बड़ा होगा? ये तो बहुत कम पॉपुलर होगा, तो दोनों कंपनी में कौन सा बड़ा होगा? शेयर का मतलब समझ गए हो? शेयर का मतलब एक प्रकार की कागजी कार्रवाई। कैसी कार्यवाही? अब मेरी बात थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना अच्छे तरीके से, ठीक? कंपनी क्या हो? कंपनी कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था हो। कंपनी एक प्रकार की क्या हो? एक संस्था ही हो। लेकिन इसका जन्म जो होगा ना, इसे किसी ने देखा नहीं आज तक। ऐसा समझ लो, इसका कोई फिक्स स्थान भी नहीं होता, ठीक? अभी वाली कंपनी नहीं है क्योंकि भागी फिर जाओ शेयर मार्केट में आजकल। तो ये जो कंपनियां हो, इनका जन्म भी और मृत्यु भी कंपनी अधिनियम के तहत ही होगा। अगर 2013 पहले ही कंपनी, पक्की बात है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत उसका जन्म हुआ होगा, उसी के तहत उसकी मृत्यु होगी। ये सर नो? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? ठीक। पब्लिक कंपनी में अंतर समझ में आया? ये 2013 वाला भी समझ में आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ में आया? शेयर किसे कहते हैं? शेयर कुछ नहीं है, एक प्रकार की कागजी कार्रवाई हो आया समझ में? अब तो ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। एक बटन इधर दबाया, एक बटन इधर दबाया, इसके शेयर उसने खरीद कर रख लिए, उसके खरीद कर रख लिए। बताओ अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट था, कहने लगे मैंने कहा देखो मेरे पास इस कंपनी के बहुत सारे शेयर है, और हकीकत बात बताऊं तुम, आज जो तुम्हारे जो पिताजी है ना, आया समझ में, तुमने मैं यहाँ बीमा करवाया, बीमा करवाते हो तुम, तो बीमा मानो तुम LIC के शेयर तो खरीद कर रखते हो, LIC अपने शेयर जारी कर देती है, और तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट दे दो और तुम्हारे तो पैसे ले जाए दिन जाते, तो वो एक प्रकार का शेयर ही तो वही तो खरीद कर रखा है, और 10-15 साल बाद तुम्हें ज्यादा पैसे दे, वही तो। और क्या हो रहा, क्या हो, सब रूप बदल गया। कंपनी वालों ने तुम तो पैसे ले लिया, तुम पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो फाइनेंस वाले इस तरह एक कागज साथ देकर जाएंगे, कह रहे तुम्हारा बीमा कर देंगे चलो, और तुमसे पैसे ले जाएंगे, महीने वाइज किस्त भी ले लेते हैं, लेते नहीं लेते? ये सर नो? और वो एक सर्टिफिकेट सा खरीद कर रखते हैं, 15 साल बाद ये इशू होगा और तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, तो तेरी शादी हो रही है, हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। इस तरह घर में स्कीम चलती नहीं इस तरह। तो लोग कुछ नहीं है, एक महज बेवकूफ़ बनाने का तरीका।
समझ में एक बात, या क्योंकि वो अपनी कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं और 15 साल बाद कंपनी प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो दे देते हैं। एक बात दावा करते हैं कि 15 साल में कंपनी बाहर आ ही जाएगा। इतना बात बताओ, समझ में नहीं? असली मकसद एक ही हो, मार्केट बाजार तक, इस बाजार तक पैसे इकट्ठा करना। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अब जो समझाने जा रहा हूं अगर वो समझ नहीं पाए, कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसके ऊपर सवाल लिया हो पेपर में यूपीएससी में। लाभांश समझ में आया? लाभांश शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं ना, जिन्हें हम शेयर धारक बोलते हैं, कंपनी के लाभ का जब एक हिस्सा उन्हें दिया जाता है उसे हम लाभांश बोलते हैं। क्या लाभांश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाना चाहिए? क्या यह जो कंपनी के प्रबंधक होंगे, मैनेजमेंट होगा, उसकी मोरल ड्यूटी होगी उस शेयर धारकों को एक हिस्सा लाभांश के रूप में दे? यस और नो? ठीक। नेक्स्ट 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 अच्छा, कंपनी कितने प्रकार का हो भाई? कौन कौन सी? और निजी कंपनी। दोनों में अंतर क्या हो भाई? उसके शेयर कोई भी खरीद सकता। दे आर ओपन टू ऑल, दे आर ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। यस और नो? कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को? अच्छा, दूसरे नंबर पर जो पब्लिक कंपनी हो ना, उसके जो शेयर होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल, कोई भी खरीद सकता। किसी को मेरी कंपनी का शेयर नहीं पसंद आया, दूसरे को बेच दो ना जाकर, कोई मना थोड़ा ही कर रहा। हर शुक्रवार तक, शुक्रवार की छुट्टी रहती है, हर शुक्रवार तक बस 5 दिन तक शेयर मार्केट खुलता, बाजार लगता है। वहाँ से तुम जाते सर्टिफिकेट लेकर वहाँ ऑफलाइन भी जाकर बेच सको तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह को 9 बजे शेयर मार्केट खुलता और शाम के 5 बजे तक बंद हो जाता है शेयर मार्केट। समझ में आया? तो बाजार में, लेकिन ये सारा काम अब ना, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका। एक लैपटॉप होना चाहिए हाथ में और बटन दबाने नहीं चाहिए उसके, एक इधर था एक इधर था दबाया और ऐसा समझ में कोई भी कंपनी का शेयर मार्केट खोल दिया। एनएससी जिसे बोल रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। जाओ मार्केट पर, शेयर मार्केट पर जाकर वहाँ पता करो कौन कौन सी कंपनी के शेयर बेचे जा रहे हैं। अभी LIC के शेयर मार्केट में आने वाले और जो आए ना उसके शेयर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि सरकारी कंपनी और सरकारी लोगों को, सरकारी चीज़ों पर लोगों का बहुत अधिक विश्वास हो, जबरदस्त मात्रा में शेयर खरीदेंगे। अगर फायदा भी होगा ना, घाटा भी होगा, सरकार का होगा, फिर लोगों को दिक्कत नहीं होगी। LIC का कुछ हिस्सा सरकार बेचने वाली, तुमने भी सुना होगा। आया समझ? LIC का कुछ हिस्सा सरकार बेचने वाली, तुमने भी सुना होगा। बेचने वाली नहीं, सरकार विनिवेश करने वाली। आज कुछ हिस्सा बेचने वाली, पब्लिक में जारी करने वाली। इसका मतलब सरकार, पता क्या है, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, इतनी खराब हो सरकार के पास पैसा नहीं है। एक हिस्सा बेचेगी और तुमसे ना, तुम्हें छोटा सा सर्टिफिकेट देगी, ले और 15 साल बाद हमें दे दियो सर्टिफिकेट, तुम दुगने पैसे देंगे। आया समझ? ठीक। और आप पैसे अपने पास रखने लगी। लेकिन सरकार ये बात कभी नहीं बताने की तुम्हें। क्यों? सरकार तुम्हें पता क्या कहेगी? तो ये थोड़ा बता कि मेरी वित्तीय हालत बहुत ज्यादा खराब है, एक काम करो। सरकार पता क्या कहेगी? सरकार कहेगी, अमिताभ बच्चन को बुलागी, निवेश का सुनहरा मौका, 15 साल बाद अपना पैसा डबल पाएं। जैसे भारत के लोगों को कैसा बताया गया, सरकारी कंपनी में पैसा लगाएं, ऐसे कहेगी। अमिताभ बच्चन बुलागी, सेलिब्रिटी बुलागी और तुरंत लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, 15 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा, लगाओ। फिर 50 लाख लगा दिए, 100 लाख मिल जाएंगे 15 साल बाद, अपनी लड़की की शादी कर देंगे। ऐसे समझो, ये भारत सरकार का आज भी गुडविल है कि भारत की जनता का भारत की सरकार पर विश्वास बना हुआ। यूरोपियन कंट्री में बेटा ऐसा नहीं है। वहाँ अगर कोई भी सर्टिफिकेट जारी हो ना, कोई भी बॉन्ड जारी हो, इस तरह जब सरकार पैसा इकट्ठा करती है ना, उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड के तहत जब सरकार पैसा इकट्ठा करती हो तो वहाँ का ना जो निवेशक है वो खरीदने नहीं आता। वहाँ का यूरोप के अंदर ना, उसका यूरोप की सरकार पर, मार्केट पर विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि यूरोप की जनता को ना जानकारी है, नॉलेज है ना कि सरकार हमसे पैसा इकट्ठा करी, सरकार की हालत खराब है। भारत के लोगों को थोड़ा पता कि सरकार की हालत खराब है और सरकार हमें तो पैसा इकट्ठा कर रही है। इन्हें तो पता LIC की पॉलिसी, और एक बार जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसा समझ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा बेवकूफ बनाया जाएगा। सरकार कभी कहेगी इस तरह कि मेरी वित्तीय हालत बहुत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, भाई मुझे पैसा दे दो, बिल्कुल भी ऐसा कहेंगे। ऐसा थोड़ा ही कहेंगे, चलो मैं बॉन्ड जारी कर रहा हूँ या इसके तहत खरीद के अपने घर में रख लिया, 15 साल बाद पैसा डबल, ऐसा कहो। नहीं कर सकते ना इस तरह। भारत के लोग बड़े एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव समझते हो तुम? क्या तो कुछ पता ही नहीं, पता तो इतना ज़्यादा पता, किसी को कुछ समझते ही नहीं। समझ नहीं बात है। तो दो ही तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में तुमको। मार्कर कहाँ? इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तुम, ध्यान तो समझना। तो कंपनी के शेयर खरीदना बड़ी पसंद करोगे?
अरे कंपनी के शेयर खरीदना पसंद करोगे? पहले आज ये भी जान लो शेयर दो प्रकार के हो। हाँ, शेयर दो प्रकार के हो और देखते हैं तुम कौन सा शेयर खरीदना पसंद करोगे। ठीक, सवाल पर सवाल रखे जाएंगे तुम्हारे, ध्यान तो सुनना, इसके बाद नहीं समझ पाएंगे कभी। जो शेयर होना बेटा, इधर देखो, शेर दो प्रकार के हो। एक जो जंगल में रहा है, चिड़ियाघर में रहा है, शेर दो प्रकार के हो। ध्यान से सुन लेना, और इंग्लिश में नाम अच्छी तरह लिखा करो, गूगल सर्च करके लिखा करो नाम इसका क्या हो, आया समझ में? स्पेलिंग नहीं पता तो नंबर फर्स्ट, एक तो मेरा इंग्लिश ऐसा हो किसी समझ में नहीं आने वाला इंग्लिश, समझ में आया बात क्या? तो फिर भी घर जाकर सर्च कर लिया करो, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर। पहले शेयर को कहते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, इक्विटी, EQUITY, इक्विटी शेयर। इतना बात सुनाई। अब जो इक्विटी शेयर हो ना, इसका नाम हिंदी में बता रहा हूं और याद रखना, कठिनाई पैदा कर दो फिर, समझ आई बात? वैसे आजकल इसका नाम लोग ने इसने इस तरह लिखना स्टार्ट कर दिए, इक्विटी, इक्विटी शेयर। लोग भी परेशान हो गए ना, कब तक हिंदी ट्रांसलेट करोगे, कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो सेम ऐसे लिख लो देवनागरी लिपि में। इस वैसे हिंदी में कहते हैं समता अंश शेयर, समता अंश शेयर। अब बताओ कौन सा सही है? ये तो मेरी एक आधी बात मान भी लेकर दूसरे नंबर पर आ जाओ। एक हो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर को पूर्व दे शेयर, पूर्व दे शेयर। हिंदी वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बोर्ड पर देख लो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब देखो दो प्रकार के शेयर होते हैं। अब तुम कंपनी में पैसा लगाने जाते हो, ये सोनू निगम प्राइवेट लिमिटेड है, सोनू निगम प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, पी पता नहीं कहाँ था बार बार, क्यू पी क्यों आ रहा, देख लो, SNL, सोनू निगम प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर तुमने शेयर खरीद लिया इसका। तुम कहने लगे भैया जी हमको बताओ, हमको आपकी कंपनी का शेयर खरीदना है। शेयर खरीदना चाहते हो? तुम आए, तुम इकट्ठा होगा, भैया जी एक मिनट, मैं अपनी मर्सिडीज कार में जा रहा था और मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी, ऐसे मैंने कहा कि इनको 11 लोगों को हटाओ यहाँ से, ठीक, प्लीज़ हमको आपकी कंपनी का शेयर खरीदना है। मैंने कहा कौन सा शेयर खरीदना है? बस शेयर खरीदना है, शेयर खरीदना है। मैंने कहा शेयर कौन सा खरीदना है? शेयर खरीदना, शेयर खरीदना, शेयर कौन सा खरीदना है? शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर खरीदना कि पूर्वदेश शेयर खरीदना। तुमने शेयर में खुजाया और साइड से निकल लिए, कल को फिर आए तुम सर्च कर गए गूगल कर इक्विटी शेयर और पूर्वदेश शेयर क्या हो, फिर दोबारा तुम कह मैंने कह रही इक्विटी शेयर, दूसरे वाले कह रही तू प्रेफरेंस शेयर बोल, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे मेरी भाई मुझे बोलती है व्हाट इज दिस, व्हाट यू मीन, ड्रामा कर दिया तुम, रोज का रोज आ जाते हैं, कौन है अरे गेरे लोग यहाँ से, ये कौन है लोग, कहां से आते हैं ये लोग? इक्विटी शेयर और पूर्वदेश शेयर। एक बंदी थी, इसमें आई, दीदी आई, ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिख आई, गूगल सारा सर्च कर गई, कह रही पता क्या कह रही, कंपनी अधिनियम सन 2013 और 1956 के तहत दीदी क्या बोलती है, सबसे पहले जो लाभांश दिया जाएगा, लाभांश सबसे पहले इक्विटी शेयर को नहीं, सबसे पहले पूर्वदेश शेयर को धारकों को दिया जाएगा। इसलिए मैं आपकी कंपनी में पूर्वदेश शेयर या प्रेफरेंस शेयर खरीदना पसंद करूंगी। ऐसा दीजिए कमेंट, मेरा दिमाग खराब हो, चलो थोड़ी सी मेहनत कर गई। मैं थोड़ा गाड़ी का गेट खोला और साइड से फिर बाहर आया, मैंने कहा अच्छा मेरी कंपनी में तुम शेयर खरीदना चाहते हो, चलो आ जाओ। कहने लगे प्रेफरेंस शेयर क्या हो? मैंने कहा दोबारा बोलो लाइन, मेरी कंपनी अधिनियम सन 2013, कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत मैं आपकी कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसमें सबसे पहले लाभांश प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीदना पसंद करूंगी। ऐसा दीदी बोलो। अब सुन लो, फिर मैंने दीदी को समझाया, देखो दीदी सुनो,
ऐसा नहीं चलने वाला। कंपनी अधिनियम, दीदी कहना चाह रही थी, हमने समझाया फिर कि जो कंपनी अधिनियम हो ना, कंपनी अधिनियम, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब तो 2013 चल रहा, इसमें बता क्या लिखा हुआ, 1956 में बात लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ बेटे, जब भी तुम किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदोगे या फिर प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे, प्रेफरेंस शेयर, पूर्व देश शेयर, जब भी कंपनी को लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, तो सबसे पहले ना हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा, इन्हें बाद में पूछा जाएगा। आया समझ? दीदी खुश हो गई मेरे पास, इनका सबको खुशी लेके साइड में ले गई, ए हमें बताती हूँ, तुम प्रेफरेंस शेयर की डिमांड करियो वहाँ जाकर। आया समझ में? तुम लोग वाइफ की तरफ चले जाइयो, मैं भैया जी को आराम से ठीक है मना लूँगी, एडजस्ट कर लेंगे हम। समझ में आया बात? ये वाइफ को जाकर चिपट गई, मैडम की, मैडम नमस्ते, पैर छोड़िए उसके जाकर सर कर, ए ए तो बताओ, कंपनी अधिनियम 2013 कहता कि अगर ना किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे तो 2 प्रकार के शेयर, मैडम अभी थोड़ी देर पहले है नदियां बह रही थी, हे मेरी जमीन। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ना, कंपनी अधिनियम 2013 कहता, यूं कहता कंपनी अधिनियम कि सबसे पहली बार जब कंपनी में ना पैसा लगाया जाएगा, 2 प्रकार के शेयर खरीदे जाते हैं। 2 प्रकार के शेयर धारक होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर धारक होते हैं जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो उन्हें जो शेयर खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्व देश शेयर। और जब भी कंपनी को लाभ होगा, ये कंपनी है, इसे क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ का ना एक हिस्सा दिया जाएगा। लाभ का हिस्सा क्या कहलाता है, लाभांश, लाभांश। और ये लाभांश ना सबसे पहले ना इन्हें दिया जाएगा, पूर्व देश शेयर को, बाद में इनकी डिमांड होगी, पहले ही ना, पहले आप लाभांश पहले बताओ किसे दिया जाएगा, पूर्व देश शेयर को दिया जाएगा, नहीं बाद में इन्हें दिया जाएगा, बाद में पूछा जाएगा। अब तुम मुझे एक बात बता दो बस जरा कि एक बात बताओ कि तुम कंपनी का कौन सा शेयर खरीदना पसंद करोगे? भाई तुम्हारा पैसा तो सुरक्षित होगा नहीं होगा? बताओ सबसे पहले लाभ किसे मिलेगा? जो प्रेफरेंस शेयर वाले होंगे। तुमने सबने प्रेफरेंस शेयर खरीदा होगा, दीदी के कहने में खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा? तो सबसे पहले कौन सा शेयर खरीदोगे? प्रेफरेंस शेयर। तो सभी बंदों को जो कंपनी में पैसा लगाते हो ना, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? प्रेफरेंस शेयर। अब तक तो यही बात बता तुम कि अब तक प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लाभ ही नहीं मिलने वाला। आया समझ? बाद में जो भी बच जाएगा सारा कटफट का, बचे या नहीं बचे बाद में बांटा जाएगा, बचे नहीं बचे इसकी कोई गारंटी, लेकिन इन्हों तो देना ही होगा। इनका एक सर्टेन अमाउंट फिक्स होगा। अगर इन्होंने कंपनी में पैसे लगाए ना 10%, तो 10% ही से देना ही होगा, इसका पैसा सेफ है। आया समझ? कंपनी को लाभ हुआ, कंपनी 100 रुपए लगाए थे इसने, 100 रुपए में तो 10 रुपए देने हैं सर, तो 10 रुपए लगाए थे, जो 10 रुपए नहीं से देने पड़ेंगे। 10% लगा रखा है, 12% लगाते तो 12 रुपए देने पड़ते, तो 12 रुपए देने पड़ेंगे सर फिक्स का, जितना भी लाभ हुआ। उसके बाद जो बच जाएगा, मान लो 5 रुपए बचे, तो 5 रुपए बचे तो 5 रुपए 1 रुपए में बांटा जाएगा। समझ गए? जितना बचेगा, चाहे बचो या ना बचो, हो सकता कुछ भी ना बचे, इनके बाद कुछ भी ना बचे तो फिर कुछ भी नहीं मिलने। अब बताओ कंपनी में कहां पैसे लगाना शुरू करो, कौन से शेयर में पैसे लगाओगे? ये तो कहता हूं मैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सुनो, आज तुम कंपनी में तुम जब शेयर मार्केट में पैसे लगाने जाओगे तो देख लेना कि तुम प्रेफरेंस शेयर में लगा रहे हो पैसा कि तुम इक्विटी शेयर में लगा रहे हो पैसा। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। आया समझ? हो सकता तुम्हारा पैसा कल बर्बाद होगा अगर तुमने इक्विटी शेयर में लगा दिया और कंपनी को लाभ बना हुआ, लाभ हुआ बहुत कम, इतना कम हुआ कि 1 रुपया तुम्हारे हाथ में आया और तुमने लगाए थे 20 रुपए, इधर लगाए थे 20 रुपए, तो 20 के हिस्से लगाए, तुम्हारा 19 रुपए तुम्हारे चले गए, 1 रुपए का तुम्हें लाभ हुआ। आया समझ में? तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो कौन से शेयर में पैसा लगाना स्टार्ट करोगे? प्रेफरेंस शेयर। इतना बात बताओ समझ में नहीं? तो तुम्हारे हिसाब से जब शेयर मार्केट में कंपनी में पैसा लगाने जाते हैं लोग, तो तुम्हारे हिसाब से कौन से शेयर खरीदने चाहिए कंपनी के? कौन सा शेयर? कौन सा? ए छोकरिया, समझ में आ रहा है सारे को? कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पूरी दुनिया में कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदता और कहीं भी पॉपुलर नहीं आया। आए समझ में? अब स्टेटमेंट चेंज होगा ना। आए समझ में? पूरी दुनिया में ना जो प्रेफरेंस शेयर है वो कहीं भी पॉपुलर नहीं है, कहीं भी पॉपुलर नहीं है। और क्यों नहीं है, यही बात यहाँ समझ रही। इंटरेस्ट आ रहा नहीं यार? ठीक, अब और आगे इंटरेस्ट, जिसका ध्यान हट जाएगा ना वो कभी नहीं सीखेगा। अभी तुम्हारी इच्छा थी कि तुम सबको प्रेफरेंस शेयर खरीद कर ना अपने पैसे सेव कर लेने चाहिए, अपनी पैसे सेव और सुरक्षित कर लेने चाहिए, ये मानना हो तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा
स्टेटमेंट चेंज हो जाने वाला। आ जाओ, हर एक साल बाद ये कंपनी है SNL, SNL कंपनी है, सोनू निगम लिमिटेड कंपनी। इस निगम लिमिटेड कंपनी की जब AGM होगी ना, एनुअल जनरल मीटिंग होगी इसकी, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, यहाँ बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होगा, ये सामने बैठने वाला होगा, ये जो सीट लगी हुई साइड में सीट लगी हुई, इन सीट पर जो शेयर धारक बैठे होंगे, ये प्रेफरेंस शेयर वालों को ना इन्हें मीटिंग में बुलाया तक नहीं जाता। आए समझ में, मीटिंग में बुलाया तक नहीं जाता। डिसीजन मेकिंग में इनकी कोई भूमिका नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है। इक्विटी शेयर वाले यहाँ सीट पर जाकर बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं। आया समझ में, असली जो शेयर धारक है ना, ये कंपनी के शेयर धारक वास्तव में है नहीं, इसीलिए जो इक्विटी शेयर वाले ना, उन्हें कंपनी के वास्तविक शेयर धारक बोला जाता। आज समझ में, तो जो कंपनी में हिस्सेदारी होना हुआ, जो कंपनी में गया मेरा इस कंपनी का इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा होने का मतलब प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा, इक्विटी शेयर की बात कर रहा। इसलिए जो इक्विटी शेयर है ना, जो कंपनी के संचालक मंडल को कुछ फैसला लेना हो, तो वे इक्विटी शेयर वाले तो उनका दूर दूर तक कोई हिस्सा नाता नहीं है। उन्होंने तो एक सर्टेन अमाउंट फिक्स चाहिए था। ये जोखिम ले रहे, रिस्क ले रहे हैं, तो इन्हें मीटिंग में बुलाया जाएगा, आओ बैठो, तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हारी बातें सुनी जाएगी। यस और नो? मीटिंग में बुलाया तक नहीं जाता। बताओ, प्रेफरेंस शेयर वालों को मीटिंग में बुलाया तक नहीं जाता, पूछा तक नहीं जाता कि तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या। इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, आज सिर्फ पैसे मिलेंगे और एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाएगा इन्हें। और एक बात खास बताता हूँ तुम्हें, अगर कंपनी को लाभ होगा तो तभी इन्हें पैसा मिलता होगा, तभी इन्हें मिलेगा, नहीं तो इन्हें भी कोई पैसा नहीं मिलने वाला। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो ये भी घाटे में जाएंगे। इतना बात बताओ, समझ, ये तो घाटे में जाएंगे। ये बहुत ज्यादा रिस्क कौन ले रहा, ये ले रहे कि ये ले रहे, इक्विटी शेयर वाले। तो डिसीजन मेकिंग में इन्हें रखना चाहिए कि इन्हें रखना चाहिए, तुम्हारे अंदर तब आ जा रही है। तो इकोनॉमिक्स कुछ है ही नहीं सिर्फ। तो इकोनॉमिक्स जब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक साल में जब AGM की मीटिंग होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बैठते हैं, तो कंपनी की मीटिंग के अंदर ना जो इक्विटी शेयर उन्हें बुलाया जाता, और जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा उसकी इतनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी। जिसके पास 51% वोट हो, 51% हिस्सेदारी होगी ना, वो खुल कर बोल लगा वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कि ये करना चाहिए कंपनी के अंदर, बदलाव, मैं ये बदलाव करना चाहती हूँ कंपनी में, सोनू निगम लिमिटेड का नाम बदलो, इसका नाम उठा के आप कर दो SPL कर दो, कंपनी का नाम बदलो SPL। मैंने क्या चाहती हो तुम? कहने लगी सोनू प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहते हम, सोनू पकोड़ा लिमिटेड चाहते हैं। अच्छा, पकोड़ा लिमिटेड, रुक जाओ। तो जिसका 51% हिस्सा होगा वो तो बोल लगी ना। चलो, तो बताओ, जो 51% हिस्से वाली होगी, यहाँ जो सीटों पर बैठे होंगे, वे इक्विटी शेयर होल्डर होंगे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे? अब बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम इक्विटी शेयर खरीदना पसंद करोगे या प्रेफरेंस शेयर खरीदना पसंद करोगे? तुम भी तो यार अजीब आदमी हो। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? पूर्व वाला बुरा नहीं है, आया समझो, पैसे मिल रहे। अच्छी बात। मैडम का एक क्वेश्चन आया ना यार, ये वाला भी इतना बुरा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो ध्यान से, देखो इसकी बात जब हो ही गई, मैडम कह रही है इतना बुरा नहीं है, ऐसा बचो, इसे भी खरीद कर रख दो, 10% तो मिलेगा। ध्यान से, ये 500 रुपये है, इन्होंने 10%, इन्होंने कहा हम 10% के हिस्सेदार, तो 500 का 10% निकालो, 50 रुपये, 50 रुपये मिल गए ना। पता लगा कंपनी को 200% का लाभ होगा। कितने परसेंट का? 200% का लाभ होगा। तो इन्होंने जो पैसे लगाया था, इन्होंने लगाए थे 5 रुपये, कितने रुपए? और कंपनी ज्यादा प्रॉफिट आया, तो जब ज्यादा प्रॉफिट हुआ 200% का लाभ हुआ, इसे 5 रुपए के बढ़ाकर ना 5000 रुपए से ज्यादा रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? मैंने कहा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, इन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन्हें तो फिक्स अमाउंट दे जाएगा, 10% का था ना, 10% पकड़ चुपचाप 50 रुपए बैठ शांति, फालतू ना बोलिए। अच्छा, मतलब जितने करेंगे सिर्फ उतना यहाँ फिक्स होगा, यहाँ रेट फिक्स होगा, रेट फिक्स होगा, फालतू इनमें तो यहाँ लाभ, यहाँ इनका रेट फिक्स इन्होंने कहा। जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे ना, इनका रेट फिक्स इन्होंने कहा, जितना कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा इतना इन्हें बेनिफिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब बताओ कौन सा शेयर खरीदना पसंद करोगे? आया समझ में? होगा डाउट क्लियर? ठीक। अच्छा, क्या कह रहे हो? आपने किसी शेयर मार्केट में पैसे मत लगाइए। अच्छा, आज तुम घर जाकर सर्च कर सकते हो उसके बारे में, यूट्यूब पर सर्च करना, गूगल पर सर्च करना, और सर्च करके देखोगे ना, तुम इससे ऐसी बातें बताओगे सब। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो बताओ कौन सी कंपनी, कौन सा शेयर पर पैसा खर्च करना स्टार्ट करोगे? प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर पर कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं,
वे खर्च करते हैं जो बहुत, पता क्या, जिन्हें नहीं, जो बहुत ना आशावादी लोग नहीं होते। कुछ लोग ऐसे आशावादी हो, वे इक्विटी शेयर पर जाएंगे। और आज ना पूरी दुनिया में इक्विटी शेयर होल्डर, आजकल कोई लोग कहते हैं इस कंपनी में मेरी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी होने का मतलब इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा। ये तो कंपनी का मालिक नहीं है, इन्हें तो मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। कौन ये, जानना पहचानो कौन किसका मेहमान, ये सुनो। तो बताओ, हमने कहा कि जो एसपीएल क्या है, एसपीएल में अगर तुम्हारी हिस्सेदारी, तो तुम्हारी इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। जब अगर कंपनी को लाभ होगा ना, तभी लाभ होने पे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए पहले पैसा निकाल लिया जाएगा साइड से, ऐसे पहले पैसा निकाल लिया जाएगा और उन्हें दे दिया जाएगा। समझ में आया बात है। दूसरे नंबर पर जितना भी पैसा बचता होगा, सारा पैसा जो बचता होगा वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर में बैठता जाएगा, चाहे वो 500% का लाभ हुआ हो या 500% का घाटा हुआ हो। अगर घाटा हुआ होगा कंपनी को, तो फिर किसी को पैसा नहीं मिलने वाला, ना तो प्रेफरेंस शेयर को ना इक्विटी शेयर को। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया। अगर कंपनी को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तभी लाभांश बांटा जाएगा, तभी डिविडेंड दिया जाएगा, तभी लाभ का एक हिस्सा दिया जाएगा। अगर कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा तो इन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया। शेयर मार्केट में कदम रख दियो आज, हल्की हल्की फीलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर समझ में आया। देखते बहुत मेहनत करनी पड़े इसमें। इतना बताओ, समझ में नहीं आया। इसे भी हल्का नोट, तुमने नोट नहीं करा कुछ भी इसमें से? नोट्स भेज दूंगा, कोई बात नहीं, फिर वीडियो भी साइड में रख देना, वीडियो भी साइड में रख लेना। इतना मतलब समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अरे समझ में आ रहे हो? कोई प्रॉब्लम? ठीक। इंपॉर्टेंट बात बताओ, समझ में आया? लेकिन एक बात और सुनो, सुनो सुनो सुनो, हो सकता कहते हैं हर इंसान का बुरा वक्त आता, बुरा वक्त आता नहीं आता। तो मेरी कंपनी जो इतना शेयर मार्केट में ना इतना लाभ कमा रही थी, आज उसका बुरा वक्त आया। लेकिन बुरे वक्त की खास बात हो, पूछो क्या? एक बात तो है, एक बात तो है, सुनो। बुरा वक्त ने इंसान को जीना सिखाता है, समझ आई बात है। अब जो बुरा वक्त हो, SPL सोनू प्राइवेट लिमिटेड का जो बुरा वक्त आ चुका। बुरा वक्त क्यों आया? बुरा वक्त इसलिए आया, इसकी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, जो CEO थे उसके, सोनू सिंह, उनकी डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में। तो फिर जब मैनेजर ही मर गया, तो मैनेज करना फिर सिस्टम इतना संभालना नहीं चाहता होगा। तो जो मेरी वाइफ थी ना, उसका किसी और के साथ अफेयर था। समझ नहीं बात है। ये यूरोपियन वाली ऐसी हो ना, यूरोपियन वाली ऐसी हो। इधर देखो, ध्यान दे, कोई दिक्कत? और बाद में जाकर तो 3 साल बाद रिपोर्ट आई, बाद में चला मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे साजिश के साथ मारा गया था। हाँ, SPL मैडम, ये नहीं आएगा पेपर, इधर देख लो। तो जो SPL था ना, उसका बुरा वक्त आया। तो जो SPL था ना, आज मुझे SPL को नहीं, मेरी वाइफ को SPL को बंद करना पड़ रहा। आया समझ में? जो SPL को बंद करना पड़ रहा, उसके बाद उसने एक नई कंपनी बना रही, वाह, उसका नाम है VPL। उसका चक्कर विजय माल्या के साथ चल गया। विजय माल्या प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे बच गए। उसका नाम बदलना, अकेडमी से बंद कर रही हूँ। इतना बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत? तो विजय माल्या के साथ उसका चक्कर चल चुका। उसके बाद क्या हुआ, विजय माल्या के साथ, तो विजय माल्या प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उसने कंपनी बनाई, और जैसे कंपनी बनाई ना उसने, तो इसे बंद कर दिया। तो कंपनी बंद करा होगा, तो जब कंपनी बंद करा होगा, कंपनी में 2 शेयर धारकों का पैसा लगा हुआ था,
कुछ प्रेफरेंस शेयर भी होंगे, कुछ इक्विटी शेयर होंगे। जब भी कंपनी को बंद करा जाएगा, क्या करा जाएगा, कंपनी को बंद करा जाएगा, तो जैसे बंद करा जाएगा ना, तो कंपनी का सारा तामझाम सब बेचा जाएगा, जिसकी मशीनें होगी, फैक्ट्री होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ उसका बेचा जाएगा, डाटा बेचा जाएगा। बेचने के बाद जो बाहर के लोग होंगे, जो बैंक वाले होंगे, उनका जो कर्जा होगा पहले उसे दे दिया जाएगा। देने के बाद जो पैसा बचेगा, मालिक को सबसे बाद में मिलेगा, बचता में नहीं बेचता तो बात की बात है। उसके बाद क्या होगा, वह बात अलग हुई, विजय माल्या जैसा हो, आया समझ में। तो सुन लो, ध्यान लगा कर, जो हमारा पैसा होगा, तो पैसा सबसे पहले बाहर वालों को मिलेगा, बाहर वालों को पैसा लौटा दिया गया। अब आगे हम इनके पास किसके, इक्विटी शेयर वालों के, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास थे। तो सबसे पहले तब भी इन्हें वरीयता दे देंगे, इनका पैसा हम सबसे पहले देंगे। बाद में अगर बचता होगा और नहीं बचता होगा फिर इन्हें देंगे हम पैसा। आया समझ में, यस और नो। यानी कंपनी बंद होने के बाद भी तब भी इन्हें प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब इन्हें पूर्व दे का मतलब इन्हें वरीयता देंगे हम, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं यहाँ तक? इतना डेप्थ में तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कंपनी अगर मेरा बंद होता होगा, मेरे मरने के पश्चात, तो जो कंपनी होगी, कंपनी का सारा कुछ सिस्टम तामझाम बेचने के बाद जो पैसा बचता होगा, उस पैसा बाहर का लौटाने के बाद, आया समझ में, मालिकों को तो सब तो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद बैंकिंग वालों को लौटाने के बाद जो पैसा होगा, पैसा दो भागों में बांटा जाएगा, और सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। यहाँ भी उन्हें वरीयता देंगे। जब लाभांश आगा कंपनी का तब भी नहीं वरीयता देंगे, जब कंपनी बंद हो चुकी होगी तब भी नहीं वरीयता देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूर्व देश शेयर धारक, तो बताओ शेयर कितने प्रकार के होंगे? एक तो इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। लिख ले जाओगे इसके बारे में। आज मजा आया नहीं आया इसमें? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और समझ में भी आ रहा होगा? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर लाभ नहीं हुआ, फिर अगर लाभ नहीं हुआ तो इन्हें पैसे मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों इन्हें मिलेगा। फिर अगर लॉस हुआ तो दोनों लॉस में जाएंगे। आया समझ में? तो नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, तो नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। लाभ नहीं लाभांश नहीं, लाभ नहीं लाभांश नहीं, कोई मतलब। अब मुझे बता दो, ये कंपनी हमारी, अब मेरी इंडिया वाली एक वाइफ थी। कौन थी? इंडिया वाली वाइफ थी, जिन्हें छोड़ के चला गया था। इंडिया वाली वाइफ आई, ठीक। तो इंडिया वाले जो लोग हो ना, मतलब सहनशील हो, स्वाभाविक हो, निर्दयी हो, उनका यही काम हो। आए समझ में? उनके बस का कुछ नहीं, मतलब बहुत दयावान लोग हो गए। दयावान समझते मतलब? दयावान का मतलब वो मतलब एक प्रकार से भावनाओं से जुड़े हुए, एकदम स्वभाव उनका बहुत ठीक। जिसकी शादी हो चुकी वो आई और से मेरे बारे में सब पता लगा। उसने मेरे नाम से एक कंपनी बनाई, उसका नाम SN, उसने दोबारा बनाया SN कंपनी। जो SN कंपनी उसने बनाई ना, ध्यान तो समझना जो मैं बातें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक। इस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर जैसी कंपनी बनाएगी, तो जरा एक बात बताओ, किसी का इसमें लोग पैसे लगाएंगे 5%, कोई 10%, कोई 20%, कुछ ऐसे भी होंगे 51%। जो कंपनी के अंदर जितने % पैसे लगाता होगा उसका उतना ही वोटिंग राइट होगा। सबसे कम हिस्सेदारी किसकी? 5% वाले। सबसे ज़्यादा किसकी? इनके बिना कुछ नहीं, इनके बिना कदम नहीं उठा सकते। आधे से अधिक % के मालिक हैं, 50% +1 की मेजोरिटी है। एक बार करता है नहीं, क्या है? 50% +1, यस और नो? अब बताओ, इनका जो पैसा होगा इसमें लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो ये डिसीजन मेकिंग में भूमिका निभागे नहीं निभागे? तो मैंने कहा ये नहीं है, इसका नाम X, इसका नाम Y है, इसका नाम Z है, इसका नाम B है, बबीता, ऐसे
अच्छा बबीता की मम्मी का नाम होगा, ओ सॉरी। 5%, 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 51%। तो बताओ बिना बबीता के कुछ हो जाएगा? बबीता के बिना तो कुछ भी नहीं है। सुनो ध्यान लगाएगा। तो 51% है ना, 51%, सुन लो 51% इसकी हिस्सेदारी। जरा एक बात बताओ, मैं कहता हूं बबीता के द्वारा एसएन कंपनी का 51% शेयर खरीदा गया। तुम्हें 51% शेयर खरीदा गया, इसका मतलब वो प्रीफरेंस शेयर है कि इक्विटी शेयर है? प्रीफरेंस शेयर है कि इक्विटी शेयर है? प्रीफरेंस शेयर होता तो इसे हम शेयर होल्डर्स नहीं कह सकते। आजकल ये जो नाम है खत्म ही हो चुका पूरी तरह, ये कहीं भी पॉपुलर नहीं है। अगर ये कह रहे हैं ना हम ना कि एसएन कंपनी की ना, ऐसे कह सकते हैं जो बबीता ना एसएन कंपनी की 51% हिस्से की मालिक है, इसका ही मतलब तो शेयर होगा वो इक्विटी शेयर होगा। ये सुन नो। उसके बाद जूलिया, कौन? जूलिया, चुलबुलिया नहीं जूलिया। तो जूलिया जो होनी है, जूलिया एसएन कंपनी की 20% हिस्से की मालिक है। तो वो जो इक्विटी शेयर होगा कि प्रेफरेंस शेयर होगा? उसके बाद जाबिया, अच्छा भाई है, हाँ तो वाबिया, अच्छा वाबिया जो वो 10% हिस्से की मालिक है। 10% इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, ऐसे समझ लो। हेक्सोनिया, तो जो हेक्सोनिया वो इसकी कितने परसेंट हिस्से की मालिक है? 5%। तो जो हेक्सोनिया आया समझ में, सबसे कम हिस्सेदारी है कि नहीं है उसकी? तो सबसे कम वोटिंग राइट्स होगा। बस मुझे बता दो ये शेयर धारक ये कौन सा शेयर खरीद रखा है, इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर? मैं कहने लगू तुमने मेरे साथ ही हो, मोबाइल फोन खरीदा हो और तुमने कहा इस महीने में ना 5% हिस्सा लगाया, 5% हिस्सा, तो 5% हिस्सा दिया ना तुमने इसमें, प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर है? इक्विटी शेयर। इसका मतलब तुमने कहा हमें इसकी मालिक हो, तो मालिक तो जब ही हो सके ना जब इक्विटी शेयर होंगे, ये कहना मैं चाह रहा हूं तुम। यानी जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं ना वे कभी मालिक बन ही नहीं सकते, ये मालिक है नहीं कंपनी के मालिक होंगे इक्विटी शेयर वाले। आप बताओ अब बिना मालिक के तो कुछ भी नहीं है, आया समझ में? लेकिन या तो पूछ दो जिसका मालिक ना हो। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? ऐसा कर दो। बेटे अपनी पूरी स्टोरी सुना तुम अपना इकोनॉमिक्स खत्म कराओ। तुम अपने सारे के सारे जो वर्ड पढ़ाए गए ने, ये सारा का सारा वर्ड ना तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। मैंने तुम्हें पहले बताया था। शेयर बताओ कितने प्रकार के हूँ? एक तो प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर। क्या इक्विटी शेयर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं समता अंश शेयर या समता अंश वाले शेयर। आया समझ में? लेकिन तुम्हें कौन सा नाम अच्छा लग रहा है? इक्विटी। पहले ही समझाई थी इसलिए मैंने फिर भी हिंदी में नाम लिखा ना। आया समझ में? इसे बोलते हैं पूर्व देश शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तुम कौन सा शेयर खरीदना पसंद करोगे? यही बात मैंने एक बार बच्चों तो पूछी, पता क्या कह रहे? यूं कह रहे कोई सा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास फालतू पैसे नहीं है, चुपचाप सिलेबस पढ़ो आगे बढ़ो। आया समझ में? इतना बात बता, समझ में आया नहीं? तुम चाहे तो खरीद सकते हो, अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होने का। मोबाइल फोन में ऑप्शन में जाओगे ना, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर खरीदना, इक्विटी शेयर खरीदना, तो इक्विटी शेयर में पैसा लगा हो जाएगा। ऐसा है, उसके बटन पर भी जाओगे ना तो ऊपर लिखा रहेगा प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर। मैंने कहा था मोबाइल के बटन दबाना चाहिए, पैसा कमाना सिखा दूंगा। समझ में आया बात? आया समझ में? ठीक, 2 बटन बता कौन से हो? एक तो हो ओके का, इसका मतलब तुम्हें पैसा लगाना है पैसा। दूसरा नहीं करना, कैंसिल का, नहीं लगाना। ये 2 बटन है। समझ में आया? अब इसके लिए ताली बजा दो। जिंदगी ना छोटी ना हुआ करती। क्यों? जिंदगी छोटी ना हुआ करती। कुछ लोग देर से जीना शुरू करते हैं। रिलेटिव बात बताता हूँ तुम्हारे, किसी की भी जिंदगी छोटी ना हुआ करती, लोग देर से जीना शुरू करते हैं। रिलेटिव बात बताओ। मैं एक शायरी सुनाता हूँ, चलो आज शायरी सुनाता हूँ। नहीं मैं लिख कर आया था ना, शायरी लिख कर आया था। गुलजार साहब की शायरी है।
हाँ, ए उम्र, ए ताली बजाओगे? ऐसे ताली बजाओगे। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे अच्छी से लगी रही, मैंने वहीं की भी लिख दी। मैं वो पढ़ रहा था, बैठा हुआ गवर्नेंस पढ़ रहा था, तो जब गवर्नेंस पढ़ा था तो मुझे अच्छे से वर्ड लगे, मैंने चल पढ़ लेते हैं यार। तो एक एक मतलब एक बच्चा टाइप का, तो बहुत बचपन से ही मेहनत करता चला जा रहा, उसने कभी अपना बचपन देखा ही नहीं, छीनता चला गया उसका बचपन। देखो बचपन में सब लोग बच्चे क्या करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, वो अपनी घर की गतिविधियों में लिपटते हैं। ए उम्र कुछ कहा मैंने, शायद तूने सुना नहीं। ए उम्र कुछ कहा मैंने, शायद शायद तूने सुना नहीं। ए उम्र कुछ कहा मैंने, पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। अच्छा लगेगा? देखो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ टाइम निकाल लेता हूँ, स्पेंड करता हूँ। हाँ है बहुत। क्या और सुनाओगे? दर्द बड़ी सुनानी क्या? ऐसे तो पढ़ने में ध्यान दे, यूपीएससी के छात्र हो सब। अपनी लिमिट और औकात में रहो दोनों। क्या ऐसे जियोग्राफी सुना देते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनक क्षेत्र के बाद रुका हुआ सारा समझाना, ठीक है? इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? आज से कॉपी बना लेना, अच्छी वाली कॉपी बना लेना, उसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहुंचे, मैं भेज रहा हूँ बस। चले, एक इंपॉर्टेंट बात, तो शेयर कितने प्रकार के हों? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस। अगर तुम कॉमर्स के छात्र होते ना, तो जो तुम्हें पढ़ाता, तो जो प्रेफरेंस शेयर है ना, ये 8 प्रकार के हों। ऐसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ, मना कर देना मैंने। लेकिन 8 में 1 मिनट उसकी चर्चाएं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी काम का, समझ आई बात है? अभी हो सकता है तुम्हारा उससे लगाव हो जाए। 8 में तुम प्रेफरेंस खरीदना चाहोगे क्या? पता लग चुका तुम क्यों नहीं खरीदना चाहते? तुमको उसकी क्वालिटी फीचर्स पता लग चुके उसके। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि इक्विटी शेयर ही सही है, आए तो हम रिस्क लेंगे। और आज की जो जनरेशन है ना, वो ना रिस्क लेने के लिए तैयार है। आज की जनरेशन है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसे ना टाइम की चिंता, आज की जनरेशन में उसका टाइम दौड़ता चला जा रहा है। और जिस इंसान को टाइम की चिंता नहीं है ना, इसका मतलब पता क्या, कुछ जानवर के समान है। किसके? इंपॉर्टेंट बात बताओ, जो प्रेफरेंस शेयर है ना, ये कितने प्रकार के हों? 8 प्रकार के हो प्रेफरेंस शेयर। 8 के 8 पढ़ने नहीं, कॉमर्स वाले छात्र नहीं है। इसमें से एक डिस्कस कर रहा हूं, सुनो नाम, उसका नाम है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या नाम है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसे कहते हैं परिवर्तनशील पूर्व शेयर। देख लेना घर जाकर, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया होगा पीटी का, मेंस का नाम दिखा दिया तो परिवर्तनशील पूर्व शेयर। अब ये बताओ, कन्वर्टेबल पूर्व जो शेयर हो ना, हो सकता है 5 साल तक ना हो। 5, सुन लो ध्यान लगाकर, 5 साल तक, कितने साल? 5 साल तक वो प्रेफरेंस शेयर की तरह कार्य करेगा। और जैसे 5 साल बीत जाएंगे ना, 5 साल तक तुम 10% मिलेगा सिर्फ,
लेकिन तुम कंपनी के हिस्से में कंपनी के तुम मालिक नहीं होने के। और जैसे 5 साल बीत जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिक ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, ये ऑटोमेटिक इक्विटी शेयर बन जाएगा इसका, तुरंत बन जाएगा। नाम ही कन्वर्टेबल है ना, अपने 5 साल, इस पर लिमिट हो फिक्स, 5 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, कंपनी में निर्भर कर रहा है। ऐसे समझ, ये अंदर की जानकारी है ना, कॉमर्स वालों को सूक्ष्म जानकारी हो, इतना मात्रा तो समझ में आया। तो ये भी ठीक ठाक तरीका, एक ऐसा खरीद लो, किसी को विश्वास ना हो, बाद में जाकर वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, 5 साल या 10 साल या 8 साल, 3 साल, 2 साल, फिक्स होगी लिमिट इस पर। तो प्रेफरेंस शेयर में भी एक मैंने ये डिस्कस करा यूपीएससी काम का, नाम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इसे बोलते हैं परिवर्तनशील पूर्वदेय शेयर। हो सकता है ये 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किस में परिवर्तित हो जाए, इक्विटी शेयर में, ऐसे समझ। तो जो परिवर्तनशील पूर्वदेय शेयर हो ना, ऐसे समझ, ये कुछ समय के बाद, एक अवधि के बाद, उस निर्धारित अवधि के बाद जो ना समता अंश शेयर में परिवर्तित हो सकता है। समता अंश शेयर में, हिंदी में ऐसे तो वर्ड यूज करो, उनमें फिर नहीं आती। इसलिए इंग्लिश का वर्ड अब जरूर देखना, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, अब जो इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़ना, 7.5 में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। ये सुन लो, इतना मत बताओ समझ में आया नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बड़े बदतमीज बच्चे। कोई दिक्कत? इतना सारा शेयर मार्केट पढ़ लिए, जब हम यूपीएससी का मेंस का सिलेबस दिखा रहे थे, तुम इतना सारा शेयर मार्केट पढ़ ले, तुम स्टार्ट तो कर दिए। इतना सारा शेयर मार्केट पढ़ने के बाद जानना चाहते हो इसका यूपीएससी के अंदर क्या यूज है? मेंस में तो इसका सिलेबस में भी नहीं आया, तो इसका यूज कहाँ? यूपीएससी के सिलेबस में इसका कहाँ यूज है? अरे जानना चाहते हो कहाँ इसका यूज है? अब जितना भी तुमने पढ़ा ना, इसका यूपीएससी के अंदर क्या यूज होगा? यूपीएससी में क्या काम है इसका? आप तो पूरा शेयर मार्केट पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, हम कॉमर्स के साथ थोड़ा ही है। आज आप हमें ये सट्टेबाजी सिखा रहे हैं, इन तो बाहर निकाल लो, पैसा लगाना सिखा रहे। हो सकता है मैंने घर का बैंक लूटवा था, घर जाकर, ऐसा नहीं करना सिखाऊंगा। ये बताओ हम कि इसका यूपीएससी में क्या यूज होगा, जानना चाहते हो? आए समझ, कल यही बताएंगे, जितना सारा पढ़ाना तुमने, इसका यूपीएससी में यूज क्या होगा। अब मैं 8-7 पेज पढ़ा दिया हूँ, तुम घर जाकर कर लेना है। आए समझ, एक एक चीज लिखा हुआ मैंने, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक? सब लिखा हुआ, पेज बाय लिखा हुआ, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सर नो? ओके, नमस्ते।